अब अपनी बहन से लड़ाई को जीतने के बाद चुयांग गेट पर आकर बैठ गया था और वो काफी ज्यादा उदास था। वो कहता है कि जीतना मेरे प्लान में बिल्कुल भी नहीं था। अगर सोचा जाए तो एक 2 रैंक इंटरनल पावर इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है कि वो एक 3 रैंक को नॉकआउट कर दे और उसके नाक से इतना ज्यादा खून निकाले कि वो बेहोश हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे कुछ होना गया हो। और वो अपनी बहन गुसियो के बारे में ही सोच रहा था और उस सब के बारे में सोच कर उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि काश वो यहाँ पर होता ही नहीं। पर तभी उसका बॉडीगार्ड और सियोल दोनों ही वहाँ पर आ जाते हैं, जिनको देखकर वो थोड़ा सरप्राइज था। वो दोनों ही उससे कहते हैं कि आप ठीक है, आपको किसी तरीके की चोट तो नहीं लगी, और आपके अंदर की सिचुएशन कैसी थी, क्या वो ठीक है। साथ ही वो आगे कहते हैं कि मुझे लगता है कि शायद आपको सच में काफी ज्यादा बुरा महसूस करना चाहिए, क्योंकि वो लोग ये सोच रहे थे कि आपकी वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से पिटाई होने वाली है। पर वो पूरा एटमॉस्फेयर पूरी तरह से बदल गया था जैसे ही सभी लोगों ने ये सुना कि आप जीत चुके हैं। चुयांग कहता है कि हाँ, ये चीज सेंस बनाती है। अगर सोचा जाए कि मेरे जैसा एक कमीना जिसके कई सारे रूमर्स फैले हुए हैं, आखिर वो एक प्रोस्पेक्ट को इस तरीके से कैसे हरा सकता है। और मोएन आगे कहता है कि जैसे एटमॉस्फेयर थोड़ा सा शांत हुआ था, पर तभी सेकंड एल्डर सारी की सारी चीजें जल्दी से ड्रैगन असेंबली के अंदर कंसीडर करने के लिए लेकर चले गए। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा, यानी वो ये करने वाले हैं, इसका मतलब हमें सेकंड एल्डर से टकराने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर सियोल उसके हाथ को देखकर कहती है कि यंग मास्टर, आपके हाथ से तो खून आ रहा है। चुयांग कहता है कि हाँ, ये चीज साबित करती है कि मैं अपने अंदर की इंटरनल एनर्जी को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता। पर जैसे सियोल पट्टी करना चालू करती है, बेचारे के गाल लाल लाल होने लग गए थे। पर वो देखता है कि बेचारी जितनी भी कोशिश कर रही थी उसके हाथ के ऊपर पट्टी लगाने के लिए, पर वो अपने आप को ही उसी के अंदर लपेटती चली जा रही थी और उसे कोई भी चीज सही से हो ही नहीं पा रही थी। वो इसकी वजह से परेशान होते हुए कहती है कि ऐसा वैसा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कोई भी चीज सही से नहीं कर सकती। और इस सब की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहती है कि मैं कोई भी चीज सही से नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज अपने आप को नुकसान मत पहुंचाइएगा। पर तभी वुजिन भी वहाँ पर टपक पड़ता है और कहता है कि मुझे भी ये चीज अच्छी नहीं लगेगी अगर यंग लॉर्ड गू को किसी तरीके की चोट लगती है। पर ये सुनकर वो कहता है कि जाकर अपने रूम में स्थिति कराओ। जिसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मेरा नाम चियांग है। तो वुजिन भी कहता है कि मुझे मिलकर तुमसे काफी ज्यादा अच्छा लगा। पर जो ईवे होती है वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी और वो अपने भाई से कहती है कि प्लीज हमें यहाँ से चलना चाहिए, लगता है कि अब उसका चुयान पर दिल आ चुका है। ये देखकर उसका बड़ा भाई भी मौके पर चौका मारते हुए कहता है, मैं समझता हूँ कि ये चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड होगी, क्योंकि तुम्हारे एंगेजमेंट के बाद तुम लोग पहली बार इस तरीके से मिल रहे हो। ये सुनकर वो अपने बड़े भाई पर चिल्लाने लग जाती है, पर वो कहता है कि तुम्हें इस मौके का काफी अच्छे तरीके से फायदा उठाना चाहिए। ये सुनकर वो और भी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है। तो चुयान उससे कहता है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। वुजिन कहता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए स्ट्रॉन्ग लोगों से कनेक्शंस बनाने के लिए उनसे दोस्ती करना चाहिए, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर दोस्ती करने के लिए आया हूँ। छोड़ो, तुम तो मुझे आज से भाई कह सकते हो। पर ये सुनने के बाद ही वे और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है। इसका मतलब वुजिन ने तो अब उसे अपना जीजा ही मान लिया है। पर वो कहता है कि मेरे जैसे किसी इंसान के पास आने से तुम्हें किसी भी तरीके का फायदा नहीं होगा। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि गू फैमिली के अंदर केवल सोड फिनिक्स ही है, पर अगर तुम्हारे बारे में सोचा जाए तो तुम्हारे जैसा एक टैलेंट गू फैमिली के अंदर अब तक छुपा कर रखा हुआ था। चुयान ये देखकर कंफ्यूज था और सोचता है कि आखिर ये मुझसे इतनी ज्यादा इनफॉर्मली क्यों बात कर रहा है। कहता है कि जिस तरीके से तुम गू हबीबी को मेंशन कर रहे हो, क्या तुम मेरी बहन को जानते हो। ये देखकर वो शर्माते हुए कहता है कि बिल्कुल, हम दोनों काफी ज्यादा करीब है, पर मुझे नहीं पता कि आखिर वो हमारे बारे में क्या सोचती है। चुयान कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल भी करीब नहीं है। जिसके बाद वो चुयान के साथ और भी हंसी मजाक करने के बाद कहता है, लगता है कि आप काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर उसके वहाँ से चले जाने के बाद चुयान ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था कि आखिर हीबे अभी भी वहाँ पर क्यों खड़ी हुई है। वो कहता है कि यहाँ पर कुछ और है जो कि तुम मुझसे कहना चाहती हो। वो कहती है कि उस दिन जब हम लोगों की एंगेजमेंट टूट गई थी, मैं मानती हूँ कि मैंने जानबूझ के वो चेयर तुम्हारे चेहरे पर मारी थी, इसलिए वो उससे माफी मांगती। पर उससे ही पहले चुयान उससे सॉरी बोल देता है। ये देखकर वो और भी ज्यादा सरप्राइज थी और वो आगे कहता है कि हाँ, उस समय मैंने भी तो तुमसे सक्यूबस की लड़की कहा था और भी पता नहीं क्या क्या कहा था। अभी भी मैं काफी ज्यादा मेच्योर हूँ, पर तब तो मैं एक बिल्कुल बच्चा था। मैंने जरूर ऐसी कई सारी बड़ी गलतियां करी थी, तो मुझे तुम्हार पढ़नी ही थी, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ही वे खुश हो जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि ठीक है। और अब उसके चेहरे पर चुयान के लिए प्यार था और वो जाते हुए कहती है कि जो भाई ने तुम्हें दिया है उसे खो मत देना। चुयान ये सुनकर कंफ्यूज था और वो चेक करते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या बात कर रही हो। पर तभी वो अपने पास एक फ्लैग देखता है जो कि पैंग क्लैन का था। ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर अब वो लोग यहाँ से जा चुके थे और ये उनकी तरफ से एक गुड बाय गिफ्ट था। इसकी मदद से वो कभी भी चाहे तो वो पैंग क्लैन के अंदर आ जा सकता था। चुयांग उनको वहाँ से जाता हुआ देखकर कहता है कि ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको मुझे अभी ठीक करना बाकी है। जिसके बाद वो सभी रात में ही अपने घर के लिए निकल गए थे और सभी लोग सोने की कोशिश कर रहे थे। और चुयांग हवा के मजे लेते हुए कहता है कि चीज फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मैं कितना भी सोच लूं, पर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आता कि मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में अपनी बहन से लड़ाई भी करी थी या फिर मैं उसे जीता भी था। पर लगता है कि ये चीजें जब से सियोल ने मुझे सर्वेंट बनकर ज्वाइन किया है तब से चालू हो गई हैं। तब से ऐसी कई सारी चीजें चालू हुई हैं जो कि मुझे अपने पास्ट में याद थी, पर पहले
दिखाने से काफी ज्यादा अलग है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो इसका ये काइंडनेस वाला छोटा सा एक्ट है इसकी वजह से चीजें बदल रही हैं? पर मेरे टाइम में वापस आ जाने के बाद से मुझे अब कोशिश करना होगा कि जितने ज्यादा जल्दी हो सके मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना है। पर तभी उसे कोई चीज सेंस होती है और मोएयन से कहता है कि डीमिंग सेंसिंग चार्म को देखो। ये सुनकर मोएयन थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो उसे निकालते हुए कहता है कि इस चीज का तो बिल्कुल भी चांस नहीं है यंग मास्टर, मुझे नहीं पता कि आखिर आप यहाँ पर क्या सेंस कर रहे हैं, पर ये ऑटोमेटिकली ग्लो करना चालू कर देगा। अगर आसपास कहीं पर भी डीमन गेट खुलने वाला होगा तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर अचानक ही वो उसके हाथों में चमकना चालू कर देता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इसलिए वो चिल्लाते हुए अपने सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर एक डीमन रेल्म का गेट खुलने वाला है, इसलिए कॉमेट पोजीशन को ले लो। हमें किसी भी कंडीशन में यंग मास्टर को यहाँ पर सेफ रखना है। पर तभी वो इस चीज को नोटिस करता है कि चुयन उसी के साइड में खड़ा था, जो देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पर वो कहता है कि ये जितने प्रवचन है मैं उन्हें बाद में सुनूंगा, क्योंकि जरा अपने नजरों के सामने देखो। और अचानक ही उन लोगों के सामने ग्रीन कलर का क्रैक आ जाता है। चुयन इसके बारे में बताता है कि ये ग्रीन कलर का है, इसका मतलब ये डेंजर के सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल पर है, पर ये काफी ज्यादा ट्रिकी है। और अचानक ही उसके अंदर से कई सारे बुल्फ के पैक्स निकलना चालू हो जाते हैं, जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। चुयंग ये देखकर अपनी इंटरनल पावर को अपने फर्स्ट के साथ कंबाइन करना चालू कर देता है और सीधे आकर एक भेड़िए के मुंह पर दे मारता है और कहता है कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। चुयंग ने उसके अंदर से उसका मैजिकल क्रिस्टल निकाल लिया था और वो कहता है कि ये हर एक मॉन्स्टर की एक यूनिवर्सल वीकनेस है। ये उन मॉन्स्टर्स के लिए बिल्कुल उनके हार्ट की तरह होता है, अगर इसको निकाल दिया जाए तो मॉन्स्टर तुरंत ही मारा जाता है। और उसके पीछे अचानक एक और दूसरा बुल्फ आ गया था, जो कि उसके ऊपर हमला करने वाला था। तो ये देखते ही चुयंग नीचे से उसके ऊपर एक अपरकट दे मारता है और कहता है अगर उनके अंदर के डिमोनिक स्टोन्स को बाहर निकाल दिया जाए तो ये चीज काफी ज्यादा आसान है, पर जो मेरी एनर्जी है वो काफी ज्यादा तेजी से गिर रही है, क्योंकि जो गू फ्लेम व्हील आर्ट है उसे इस तरीके से इस्तेमाल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। पर फिर भी कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना ही होगा, जिसके लिए मुझे फ्लेम व्हील आर्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। पर तभी उसे मोएयोंग की आवाज आती है और जैसे ही वो उसे देखता है मोएयोंग तेजी से उसके सामने आ गया था और वो अपनी तलवार से किसी सुपर फास्ट डीमन स्लेयर की तरह उनके ऊपर कई सारे स्लैशेस लगाता है और वो अपने एक ही मूव में उन सभी को मार देता है। चुयंग ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो कहता है कि ये सच में हमेशा से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मोएयोंग चुयंग से पूछता है कि यंग मास्टर आप ठीक हैं? ये देखकर वो थोड़ा सा डर गया था और कहता है कि तुम्हारा मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। चुयंग कहता है कि तुमने उन्हें काफी ज्यादा जल्दी से मार दिया, तुम काफी ज्यादा तेज हो। वो कहता है कि हाँ ये ठीक है, पर यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स नहीं थे जिनके साथ ये शुरू ही किया जाए, और ये तो और भी ज्यादा अच्छा था कि इन मॉन्स्टर्स की जो क्लास थी वो सबसे ज्यादा लोएस्ट की थी। जिसके बाद वो चुयंग को डांटते हुए कहता है कि सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आप ये कर क्या रहे थे, अगर आप यहाँ पर घायल हो जाते तो क्या होता। तो चुयंग कहता है कि जो चीज अच्छी होती है वो अच्छी होती है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और अचानक ही उसके हाथ के अंदर जिसके अंदर उसने डीमन स्टोन पकड़ा हुआ था वो जलना चालू कर देता है। ये देखकर वो थोड़ा सरप्राइज था और जैसे ही वो चीज के ऊपर ध्यान देता है मोएयोंग कहता है कि अगली बार अगर कुछ भी ऐसा होता है तो जल्दी से एक सेफ प्लेस के ऊपर निकल जाइएगा। यंग मास्टर आपको इसके बारे में अवेयर होना जरूरी है कि आप गू क्लैन के हायर हैं। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले चुयन एक गेंद की तरह लौट जाता है और जोर से चिल्लाना चालू कर देता है। ये देखते से ही सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसको घेरना चालू कर देते हैं। वो उससे पूछते हैं कि यंग मास्टर आखिर आपके साथ क्या हो रहा है, आखिर ये क्या है। पर चुयन अपने आप को आर्मेडेलो बनाए हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर मुझे उस तरीके की बेकार सी फीलिंग फिर से यहाँ पे महसूस क्यों हो रही है। ऐसा लगता है कि ये हेवली डीमन का डीमन आर्ट है जिससे डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। और चुयन उस डिमोनिक स्टोन को देखते हुए कहता है द डीमन वेल एब्जॉर्प्शन आर्ट। और हमें ब्लॉसम की पंखुड़ियों का सीन दिखाया जाता है जो कि जैसे जैसे नीचे गिरती जा रही थी अजीब तरीके से काले रंग के अंदर जलते हुए पूरी तरह से खाक हो रही थी। फिर हमें एक आदमी की बुरी सी कंडीशन दिखाई जाती है जो कि अपने हाथ को पकड़े हुए उससे कहता है कि अगर तुम हमारे साथ ये क्यों कर रहे हो, आखिर हमने तुम्हारा ये क्या बिगाड़ा है। और पता चलता है कि जब चुयन वहाँ पर एक डीमन था उसने वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को बहुत ब्रूटली मार डाला था और इसलिए वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। चुयन कहता है कि ब्लॉसम स्प्लिटिंग ब्लेड क्या तुम्हारे ये लास्ट वर्ड्स हैं। पर अचानक ही उसके साइड में एक सिर लुढ़कता हुआ आ जाता है। जैसे ही वो उसे देखता है तो जैसे उसका दिल उसके मुंह से बाहर निकलने के लिए आ गया था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबराते हुए चिल्लाकर कहता है ये हमारे सेक्ट लीडर है। और अचानक ही उनके ऊपर एक काफी ज्यादा गहरी परछाई छाना चालू हो जाती है। और चुयन आगे कहता है कि जो ब्लॉसम थी वो इतनी भी ज्यादा डरावनी नहीं थी और हमें उसके सामने एक काफी ज्यादा बड़े ड्रैगन को दिखाते हैं जिसके ऊपर हेवली डीमन बैठी हुई थी। जैसे ही वो ऊपर से जंप कर नीचे की तरफ आने लगती है सभी लोग अपने सिर झुका लेते हैं। उसके नीचे आ जाने के बाद पूरे में शांति छाई हुई थी। जिसके बाद आगे कहा जाता है कि ये चीज लगभग मुझे सेटिस्फाई करने के लिए काफी थी क्योंकि ये केवल खाली सी चीज है, केवल मजे के लिए है, इसलिए अपना सिर उठाओ। पर तभी सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और चुयन ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि जो उसकी बॉडी थी वो पूरी की पूरी एनर्जी को प्योरीफाई कर कर उसके कोर के अंदर भेजती जा रही थी। ये देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है कि जो ये फ्लेम व्हील आर्ट है वो डिमोनिक एनर्जी को प्योरीफाई कर रहा है और कंज्यूम कर रहा है। मुझे ऐसा
बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि ऐसी कोई चीज मेरे पास में कभी भी किसी के साथ हुई होगी। चुयांग के इस तरीके से चिल्लाने की वजह से सभी लोग उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थे और वो उसे आवाजें दे रहे थे। वो उससे कहते हैं क्या पूरी तरह से ठीक है। चुयांग अपने बारे में बताने की सोचता है पर फिर वो रुक जाता है और कहता है कि कुछ नहीं। मुझे लगता है कि उस लड़ाई की वजह से जितना मुझे लगा है मैं उससे काफी ज्यादा घायल हूँ। इसलिए मोयोन कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी आसपास किसी डॉक्टर को देखना होगा जो आपको ट्रीट कर सके। वो कहता है कि अब ठीक है, इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही सोचता है कि मुझे अभी लोगों से इस चीज को छुपाने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज बाहर आने के बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी कि अगर लोगों को ये पता चलता है कि मैं डेमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ। पर तभी पीछे से सियोल आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि आप काफी ज्यादा घायल लग रहे हैं, क्या ये चीज काफी ज्यादा दर्द दे रही है। चुयांग कहता है क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है, पर चीज इतनी भी ज्यादा बुरी तो नहीं हुई है। तो वो कहती है कि जो आपका चेहरा है वो काफी ज्यादा बेकार दिख रहा है। चुयांग ये सुनकर गुस्से में कहता है क्या अभी अभी तुमने क्या कहा। पर तभी दूसरी सर्वेंट वहाँ पर आ जाते हैं जो कि सियोल को ले जाते हुए कहते हैं कि तुम्हें यंग मास्टर की मदद करनी है, ना कि उन्हें परेशान करना है। वो कहती है कि मुझे तो बस उनकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। और मोयोन कहता है कि अगर आपको काफी ज्यादा बुरा लग रहा है तो हम पास के ही गांव में जाकर आराम कर सकते हैं। चुयन कहता है कि इतना ज्यादा बुरा नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे अच्छी तरीके से मेरी नींद को पूरा करना है, इसलिए चलो हमारी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। ये सुनकर वो कहता है अगर आप ऐसा कहते हैं तो ठीक है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और चुयंग उस स्टोन को देखते हुए कहता है कि अब मुझे अपनी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की डिमोनिक एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। क्या सच में फ्लेम व्हील आर्ट ने यहाँ पर कुछ न कुछ किया है। देखकर ऐसा लगता है कि जो डिमोनिक स्टोन का कलर है वो भी यहाँ पर फेड हो चुका है। क्या इसके अंदर की जो डिमोनिक एनर्जी थी उसको सही तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया गया है, इसलिए वो उसे जैसे ही कुचलता है और कहता है पर इसके बाद भी मुझे इस सबसे आगे बढ़ना होगा। जिसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर चुयन उन दोनों को लेकर मार्केट में घूम रहा था। पर तभी सियोल हनी कुकी की शॉप देखकर वहाँ पर रुक जाती है और चमकती हुई आंखों के साथ कहती है कि यंग मास्टर हमें कुकीज ले लेनी चाहिए। पर वो उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी और कहती है कि अगर आप मुझे हनी कुकी नहीं दिलवाने वाले तो आखिर आप मुझे मार्केट क्यों लेकर आए हैं। ये सुनकर चुयन कहता है कि अगर तुम ये क्या बात कर रही हो, मैंने कहा था कि मुझे मार्केट में कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ, पर तुमने तुम्हारे ग्रैंडपा के नाम का इस्तेमाल किया और तुम मेरे पीछे पीछे आ गई। मोयोन उसे सवाल करता है कि आखिर हम लोग आज यहाँ पर मार्केट क्यों आए हैं। अगर यहाँ पर कोई ऐसा रीजन नहीं है कि आपको ड्रैगन असेंबली के अगले दिन ये सब करना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हमें घर चले जाना चाहिए। पर वो बताता है कि मैं यहाँ पर कुछ देखने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उस चीज को ढूंढने में। मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो पर वो अभी समय नहीं आया है। और ये कहकर वो पूरे मार्केट में घूम रहा था पर तभी उसकी नजर एक बैक एली में जाती है जिसको देखता है कि वहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ था पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर वो कहता है लगता है कि हमें यहीं पर जाना है। मोयोन कहता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आखिर आपके इस एली से क्या मतलब है। जिसके बाद वो सियोल से कहता है कि तुम घर जाओ और मोयोन तुम मेरे साथ साथ आओ। ये सुनकर वो परेशान होते हुए कहती है कि पर आखिर क्या वजह है। तो वो कहता है कि मैं क्लैन में शाम तक वापस आ जाऊंगा तो बाकी सर्वेंट्स को इसके बारे में बता देना। तो वो अपने ग्रैंडपा का फिर से नाम लेने लगती है। तो चुयन कहता है कि अगर तुम तुरंत यहाँ से घर चली जाओगी तो मैं आते समय तुम्हारी हनी कुकीज लेकर आऊंगा। वो कहती है तो साथ में कुछ डम्पलिंग्स भी ले आना। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है और उन दोनों के बीच में इस चीज की डील हो जाती है। जिसके बाद सियोल घर चली जाती है और मोयोन उसके साथ जाने लगता है और वो पूछता है कि अगर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो चुयन कहता है कि तुम्हें जल्दी इसके बारे में पता चल जाएगा। और वो आगे जाते हुए सोचता है मुझे लगता है कि वो यहीं कहीं पर होगा। पर मोयान उससे कहता है मुझे लगता है कि यंग मास्टर ये काफी ज्यादा खतरनाक लोकेशन है। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। और तभी उसकी नजर वहाँ पर पड़ती है और वो कहता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया। उसके सामने एक बिल्डिंग थी जो कि काफी ज्यादा स्पूकी से वाइब दे रही थी और काफी ज्यादा डरावनी सी भी। और चुयन आगे कहता है कि मुझे तो इस चीज की चिंता हो रही थी, मुझे लगा था कि शायद ये यहाँ पर होगा ही नहीं। मोयान उससे कहता है कि यंग मास्टर आखिर हमें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। तो वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी तरह की गड़बड़ लग रही है। मोयोन बताता है कि अगर मैं सच बोलूं तो हाँ, क्योंकि इस बिल्डिंग को देखने से ही इसके अंदर से काफी ज्यादा बुरी सी फीलिंग आ रही है, ना कि इसकी अपीयरेंस की वजह से। तो चुयन उससे कहता है कि तुम्हारे सेंसेस सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं। जिसके बाद वो दोनों ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। तो वहाँ पर सच में एक काफी ज्यादा डार्क वाइब थी और वहाँ पर कई सारे लोग थे जो कि उसको देखकर उसके बारे में बातें करना चालू कर देते हैं और कहते हैं कि आखिर ये यहाँ पर कौन आया है, लगता है कि हमें इसे तुरंत यहाँ से मार देना चाहिए। और उनके सामने कई सारे चोर लुटेरे जैसे लोग खड़े हुए थे। मोयोन ये देखकर घबराते हुए जल्दी से अपनी तलवार के ऊपर हाथ रख लेता है। पर तभी एक आदमी उससे कहता है कि बच्चे ये जगह कोई भी शांत वाली जगह नहीं है जहाँ पर तुम इस तरीके से गदर कर सकते हो, तो बताओ आखिर तुम ऐसी जगह पर क्यों आए हो। चुयन कहता है कि और क्या वजह हो सकती है, मैं यहाँ पे एक कस्टमर बनकर आया हूँ। वो आदमी कहता है कि बच्चे के पास तो काफी ज्यादा एटीट्यूड है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी जुबान काट कर इसको सही कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद मोयाम काफी ज्यादा गुस्से में उसे गाली
गाली देने वाला होता है, पर चोयन उसे रोकते हुए कहता है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। जिसके बाद उन लोगों से आगे कहता है कि जैसे ही मैंने यहाँ पर कदम रखा था तुम लोग ये पहले से ही जानते थे कि आखिर मैं कौन हूँ। तुम्हें इस चीज की चिंता हो रही है कि गूक्लेन इस जगह को पूरी तरह साफ कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। जब तक हमारे पास कोई रीजन नहीं होगा हम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाले। इसलिए सिचुएशन तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बदतर हो जाए, मुझे जल्दी से रीजनल मैनेजर के पास लेकर चलो। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में आ जाता है और कई सारे लोग आसपास से उन लोगों को घेरना चालू कर देते हैं। और वो आगे कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हारे जैसे छोटे से बच्चे को ये सब कैसे पता है, पर ऐसा लगता है कि जिस तरीके की तुम्हारी टोन है उसके अंदर रिस्पेक्ट की काफी ज्यादा कमी है। अब उन लोगों ने सामने से चियोन को पूरी तरह से घेर लिया था। ये देखकर वो हंसते हुए कहता है, पर तुम लोगों को भी देखने में ऐसा नहीं लगता कि तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो या फिर पोलाइट इंसान हो। ये देखकर वो आदमी हंसना चालू कर देता है और वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से इस लड़के को यहाँ पर खत्म कर दो। और जैसे ही सभी लोग अपने चाकू, छुरी और अपनी तलवारों को निकालकर चोयंग के ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं, पर तभी मोयोन अपनी तलवार को निकालता है और गुस्से में कहता है कि कोई भी मेरे यंग मास्टर के ऊपर उंगली रखने की तक की हिम्मत मत कर लेना। और हमें दिखता है कि उसके पीछे जितने भी लोग थे उन सभी के भी हथियार उनके हाथ से छूट चुके थे और वो आदमी ऐसी स्पीड को देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे। अगर मोयोन चाहता तो एक ही बार में उन सभी के सिरों को उड़ा सकता था। और चोयंग को इस तरीके से खड़ा हुआ देखकर वो आदमी भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो कहता है, ये लड़का अभी भी गूक्लेन का एक हायर है, तो मुझे ये सोचना चाहिए था कि इसके साथ एक काफी ज्यादा पागलपन भरा और स्ट्रॉन्गर सा बॉडीगार्ड होगा जो कि इसके पीछे पीछे लगा होगा, पर मैं फिर भी ऐसे किसी बच्चे को रीजनल मैनेजर के पास लेकर नहीं जा सकता। इसलिए वो परेशान था और सोचता है कि आखिर मैं क्या करूं। पर तभी गेट खुलता है और उसके पीछे से एक आदमी आता है जो कि कहता है कि कैप्टन, रीजनल मैनेजर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये सुनकर वो आदमी परेशान होते हुए कहता है कि उसने ये सब सुन लिया है, लगता है कि अब मेरी बैंड बजने वाली है। इसलिए वो पूछता है तो बताओ आखिर वो क्या कह रहे हैं। जिसके बाद वो आदमी उसे सारी सिचुएशन बताता है और उनको इस तरीके से बात करता हुआ देख कर चुएन सोचता है कि वो जरूर यहाँ पर किसी तरीके की खिचड़ी पका रहे हैं, इसलिए अब मुझे लगता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। वो मोयोन से कहता है कि सभी को इतना ज्यादा डरा दो, पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले वो आदमी कहता है कि ए बच्चे, इस तलवार को अपने पास वापस रख लो क्योंकि जो रीजनल मैनेजर है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। और ये कहकर वो चुएन को अंदर आने के बारे में बोल रहा था। ये देखकर चुएन को थोड़ा सा गुस्सा आता है, पर वो कहता है कि तुम्हें ये चीज थोड़ी देर पहले बोल देनी चाहिए थी। इसलिए वो मोयोन से अपनी तलवार को अंदर रखने का कह देता है। जिसके बाद वो दोनों ही अंदर जाना चालू करते हैं तो मोयोन उसे रुकने का कहता है और कहता है कि यंग मास्टर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं। पर वो कहता है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं पहले ये सोच रहा था कि मुझे बैगर सेक्ट के अंदर जाना चाहिए, पर वहाँ पर कुछ दिक्कतें थी। जिसके बाद वो बैगर सेक्ट के बारे में बताता है कि उन्होंने 10 लार्जेस्ट सेक्ट में से अपनी जगह को बना कर रखा है और वही है जो कि सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन को अकेले ही प्रोवाइड करते हैं। पर फिर भी वो एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का हिस्सा है, जिसकी वजह से वो लोग ऐसे काम नहीं लेते जिससे उन्हें किसी तरीके की दिक्कत हो, और जो जिस तरीके की रिक्वेस्ट मेरी है वो उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती है। इसलिए मुझे जरूरत थी कि मैं कहीं और जा सकूं। इसलिए अगर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के अंदर जो बैगर सेक्ट है वो सबसे ज्यादा अच्छा है इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, तो जो अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट है उसके लिए ये जगह है जो कि सबसे ज्यादा अच्छी है, द हाउस सेक्ट। इसलिए मुझे हाउस सेक्ट के अंदर आना पड़ा। अब जैसे ही वो लोग सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ जाते हैं तो वहाँ पर एक रूम बना हुआ था। एक लड़का उन लोगों का वेट कर रहा था जो कि चुयन का स्वागत करता है और अपने बारे में बताता है कि मैं शिनचेन ब्रांच लीडर हूँ, डू वुनचुन, पर हम कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि तुम्हारे जैसा कोई इंसान यहाँ पर आ सकता है, इसलिए मैं इस एग्रेसिव वेलकम के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। चुयन कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, पर क्या तुम मेरे कमीशन को एक्सेप्ट करोगे। वुनचुन कहता है कि उससे पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम बैगर सेक्ट के पास क्यों नहीं गए जो कि गूक्लेन के लिए काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस है, तो आखिर तुम हमारे पास क्यों आए हो जो कि काफी ज्यादा छोटा है और अनऑर्थोडॉक्स है। चुयन कहता है कि मैं इसलिए बैगर सेक्ट के पास नहीं गया क्योंकि वो लोग मेरे कमीशन को एक्सेप्ट नहीं करते, ये एक ऐसी चीज है जो कि केवल हाउस सेक्ट वाले ही कर सकते हैं, तो आखिर तुम बार बार इसको चेक करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। वुनचुन कहता है कि मुझे माफ करना कि तुम इसकी वजह से अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, पर जो तुम्हारा लास्ट नेम है उसकी वजह से हमें काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ती है, इसलिए प्लीज तुम इसको समझोगे। चुयन कहता है कि हाँ मैं ये समझता हूँ, पर क्या तुम मेरे कमीशन को एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं। वो कहता है कि हाउस एक्ट कभी भी किसी कमीशन को रिफ्यूज नहीं करता जब तक उसकी कीमत काफी ज्यादा अच्छी होती है। चुयन कहता है इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम पहले भी कमीशन को ले चुके हो। मैं एक लड़के को देख रहा हूँ जो कि 10 साल से केवल थोड़ा सा ही बड़ा है और वो उसका एक स्केच बनाकर लेकर आया था। जैसे ही वुनचुन उसको देखता है तो वो उससे माफी मांगते हुए कहता है जो भी मैंने अभी अभी आपसे कहा मुझे लगता है कि वो सब मुझे वापस लेना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने कमीशन ली थी वो किसी बच्चे को देखने की नहीं थी और उसके जिस तरह के कपड़े थे वो ऐसा इंसान लग रहा था कि जैसे वो किसी बच्चे की रक्षा कर रहा हो, तो प्लीज इस चीज को समझो। चुयन कहता
कहता है कि ठीक है, पर इसकी जो कमीशन फीस है वो हाउस एक्ट के लीडर की इन्फॉर्मेशन है। ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा एग्रेसिवली चुयन को देखना चालू कर देते हैं और अचानक ही अपनी तलवारें निकाल कर उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। पर चुयन को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके साथ मोयोन था जो कि बड़े ही आसानी से अपनी एक ही तलवार के स्ट्राइक से उन सभी की अटैक्स को यहाँ पर रोक देता है। और चुयन आगे कहता है, मुझे लगा था कि तुम लोग फिर से एग्रेसिव नहीं होने वाले। और अब वूचू भी काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। वो कहता है कि आखिर तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता है। चुयन कहता है कि मुझे बातें घुमाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर क्या ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन हम दोनों के लिए जरूरी है वो हम दोनों के पास ही होनी चाहिए। वो कहता है कि जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है क्या तुम उसे साबित कर सकते हो कि वो सही है। चुयन कहता है कि तुम खुद से ही इस चीज को कंफर्म कर सकते हो, पर तुम जो भी इस सिचुएशन के अंदर करते हो उसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो छोड़ो, इसको भूल जाओ। मुझे लगता है कि मुझे बैगर सेक्ट के अंदर ही जाना चाहिए, और शायद ऐसा हो सकता है कि मैं गलती से उन लोगों को हाउस सेक्ट के लीडर के बारे में भी कुछ बोल दूं। ये सुनकर वूचू समझ जाता है कि वो यहाँ पर उसे ब्लैकमेल करने की भी कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि ठीक है, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। चुयन कहता है कि अच्छा है, तुम्हें कितना लंबा समय लगेगा। वो कहता है कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में लगभग 3 महीने लग जाएंगे। चुयन कहता है कि ठीक है। फिर वो वहाँ से निकलने लगता है और कहता है कि जैसे ही तुम्हें उसके बारे में पता चल जाए हम लोग उसके बाद हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। पर जैसे ही वो वुनचुन की शक्ल देखता है तो वो काफी ज्यादा परेशान था, इसलिए वो कहता है कि माउंटेन रेंज जो कि काफी ज्यादा शार्प है। ये सुनकर वुनचुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वहाँ से जाता हुआ चुयन उससे कहता है कि ये तुम्हारी एडवांस पेमेंट थी। अब वहाँ से सभी लोगों के चले जाने के बाद उसका कैप्टन कहता है वो लड़का माउंटेन रेंज की बात कर रहा था, पर क्या ब्रांच कमांडर आपको उसकी बातों पर भरोसा है। वुनचुन कहता है कि अगर इस फैक्ट को देखा जाए कि उसके पास हमारे सेक्ट की सबसे ज्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि हमारे सेक्ट लीडर गायब हैं, तो मुझे लगता है कि उसकी बातों पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। साथ ही वो आगे कहता है कि आखिर वो क्या सोच रहा था। जिस तरीके के उसके गार्ड के वो स्किल्स थे जो कि उसके साथ यहाँ पर आया था, ऐसा लगता है कि उसे काफी अच्छी तरीके से पता था कि हम लोग उसके ऊपर अपनी तलवारें उठा सकते हैं, और ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं जो कि केवल यंग मास्टर अकेले के पास हो। तो ऐसा लगता है कि जरूर गूक्लन का जो हेड है वो भी इस समय इन्वॉल्व होगा। जिसके बाद वुनचुन अपने गले को पकड़कर उसके ऊपर की खाल को निकालना चालू करता है, तो हमें पता चलता है कि इतने लंबे समय से असल में वो एक मास्क पहने हुए था। कैप्टन कहता है कि ये सही होगा कि इसे अभी निकाल दिया जाए। वो कहता है कि इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा अजीब सा महसूस होता है, और अब यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि इसको देख सके, तो इसकी अब की जरूरत भी नहीं है। और पता चलता है कि असल में वुनचुन एक लड़की है। और आगे बताया जाता है कि जो हाउस सेक्ट है वो ज्यादातर भरोसे के ऊपर यकीन नहीं करता और न ही सेक्ट लीडर को फॉलो करता है। इसी वजह से उन्होंने ये बात छुपा कर रखी है जिससे उन लोगों को अवॉइड किया जा सके जो कि उनके पीछे पड़ सकते हैं। और वुनचुन इसी वजह से काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके जो फादर थे वो कहीं पर गायब है और उनको किसी ने कैद कर रखा हुआ है। अब जैसे ही चुयन और मोयोन दोनों ही हाउस एक्ट से बाहर निकल आते हैं, वो एक सुकून की सांस लेते हुए कहता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। साथ ही वो सोचता है कि अगर चीज ऐसी चलती रहती तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन लोगों से यहाँ पर लड़ाई करनी पड़ती, पर ये काफी ज्यादा अच्छा है कि मेरे पास लाइफ की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे यहाँ पर काम आ रही है। जिसके बाद वो बताना चालू करता है कि जो हाउस एक्ट के लीडर है उनको असल में डार्क नाइट पैलेस वाले लोगों ने पकड़ लिया है और वो 5 साल तक और उन्हें पकड़ कर रखने वाले हैं, और इसकी वजह से जो हाउस एक्ट है वो डार्क नाइट पैलेस से लड़ाई लड़ने लगेगा। पर जो मुरीम अलायंस होगी वो भी अचानक ही डार्क नाइट पैलेस के ऊपर अटैक कर देगी, जिसकी वजह से ये लड़ाई आखिर में खत्म हो जाएगी। पर इसकी वजह से जो हाउस एक्ट लीडर होगा वो भी मारा जाएगा, और इसकी वजह से जो हाउस एक्ट है उसे खत्म कर दिया जाएगा। पर इस सब के बाद भी डार्क नाइट पैलेस की जो एग्जैक्ट लोकेशन है मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, पर ये काफी ज्यादा अच्छा है कि ये फैक्ट, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर काफी ज्यादा काम कर गई। इसकी वजह से ही मुझे जिंक्शन के हाउस एक्ट ब्रांच के अंदर जाना पड़ा, जहाँ पर मैं ब्रांच लीडर से मिल पाया। पर ये चीज काफी ज्यादा अनोइंग है कि मुझे उसको ढूंढने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। एक लड़का जो कि अपनी काफी छोटी उम्र में डीमन कल्ट के टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन को ले चुका था, द स्ट्रेटेजिस्ट, जिसे डीमन कल्ट का ब्रेन भी कहा जाता है, हेवनली फैंग जो कि हायुक। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे जल्दी से जल्दी ढूंढकर उसे खत्म कर दूं। यहाँ तक सियोल को भी स्ट्रेटेजिस्ट की वजह से काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, इसलिए अगर हमने शुरुआत में ही उसे खत्म नहीं किया तो वो जरूर डीमन कल्ट के एडवांसमेंट में उनकी काफी ज्यादा मदद करेगा। जिसके बाद मोयोन चुयन से कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में पता चला है कि आखिर आप कौन को ढूंढ रहे थे। वो कहता है कि अगर उन लोगों ने कहा है कि उन्हें 3 महीने लगेंगे तो तुम्हें उसके बारे में पता चलने में अभी गर्मियों तक का वेट करना होगा। और वो आगे कहता है कि जो हाउस एक्ट के लोग हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि जिस तरीके की रूमर्स उनके बारे में फैले हुए हैं वो इतने भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं है। चुयन कहता है कि हाँ, इसलिए अब मुझे गर्मियों तक का वेट करना होगा। पर तभी उसके दिमाग में एक बात आती है और वो वहीं के वहीं खड़ा होकर कहता है, पर आखिर मैं इस सब के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। पर क्या ये वो समय नहीं है जब जिनशुआन के अंदर युआन क्लैन ने एक सीक्रेट चेंबर को ओपन किया था जो कि फर्स्ट मर्चेंट एसोसिएशन ने डिस्कवर किया था। उसके अंदर ऐसी कई सारी चीजें हैं जिससे कोई भी इंसान बहुत ज्यादा अमीर बन सकता है, पर इस चीज से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो प्राइसलेस स्पिरिचुअल पिल्स हैं। कोई भी इंसान अपने कैरेक्टर को केवल स्पिरिचुअल पिल्स की मदद से ही काफी ज्यादा ऊपर ले जा सकता है, पर बाद में वो इसकी वजह से एक डिमोनिक ह्यूमन बन जाता है, जिससे उसके पास हेवनली डीमन के अंदर एक काफी ज्यादा बड़ा एनर्जी सोर्स बन जाता है। जूगी एक काफी ज्यादा बड़ा
इशू है, पर जो सीक्रेट चेंबर है वो भी एक काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत है। पर अगर मैं शिनचुएन के अंदर के वो सीक्रेट चेंबर के पास जाने की कोशिश भी करता हूँ, पर वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, पर इसमें मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। इसलिए वो कहता है तो चलो इस चीज को भाड़ में जाने देते हैं। वैसे भी इस चीज का कोई सवाल पैदा नहीं होता कि मैं शिनचुएन जा सकूं, और उसके बाद अगर मैं चला भी गया तो आखिर मैं उस ऐसी जगह को कैसे ढूंढ सकता हूँ जिसको काफी अच्छी तरीके से छुपाया गया है। तो चलो थोड़ी सी हनी कुकी लेते हैं और अपने घर चलते हैं। पर सियोल के ऊपर दूसरी प्रॉब्लम थी जो कि अचानक ही आ गई थी। वो कहती है कि आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो। उसके सामने खड़ा हुआ लड़का कहता है कि मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि आखिर तुम्हारा मेरे साथ चलने का क्या ख्याल है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। ऐसा लगता है जैसे कि वो यहाँ पर प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद हमें सेकंड एल्डर को दिखाते हैं जो कि ग्रैंडपा पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुमने यहाँ पर एक पति को छोड़ दिया है, और हंसने लगते हैं। मैं यहाँ पर चुयंग से मिलने के लिए आया था जो कि काफी ज्यादा मुसीबतें खड़ी करता है, पर अब मुझे समझ में आया कि इन सभी मुसीबतों की जड़ तो असल में ये बूढ़ा आदमी है। और फिर से ठहाके लगाकर हंसना चालू कर देते हैं। ग्रैंडपा भी ये देखकर हंसने लगते हैं तो सेकंड एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हंसना बंद करो और काम पर ध्यान दो। ये सुनकर उन्हें गुस्सा आ जाता है और सेकंड एल्डर थोड़ी सी एनर्जी लगाते हुए कहते हैं क्या कर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और बेचारी झाड़ू उसका क्या था वो टूट जाती है। वो कहते हैं कि मेरा मतलब ये था कि मैं गूकलैन के अंदर सर्वेंट बनकर एक डिस्गाइज में तुम्हारी तो मदद कर रहा हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं अगर मदद करना चाहते हो तो लो मेरे साथ झाड़ू लगाओ। तो वो कहते हैं पर तुमने आखिरी झाड़ू को तो यहाँ पर तोड़ ही दिया है। पर ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं अगर ऐसा है तो अपने बालों को उखाड़ कर एक दूसरी बना लो। जिसके बाद सेकंड एल्डर जितने भी लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे उन सभी को उठाने लगते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे शक है कि तुम केवल उस लड़के की वजह से इतनी ज्यादा दूर नहीं आए हो, तो बताओ आखिर क्या वजह है। सेकंड एल्डर कहते हैं कि तुमने भी इस चीज को सेंस करा है कि जो लड़का आज से 6 महीने तक फुटबॉल की ट्रेनिंग करने के लिए भी भाग जाया करता था, उसने अपनी बहन को काफी ज्यादा आसानी से हरा दिया, और इसके अलावा जो उसकी फायर व्हील का फ्लो था वो भी पूरी तरह से स्टेबल था। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो काफी ज्यादा कमाल का टैलेंट है, हम लोग उसे इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आखिर मुझे उसे टैलेंट कहना चाहिए या फिर क्या, क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी में उतने ज्यादा जल्दी ग्रो करता हुआ किसी को भी नहीं देखा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर उस लड़के के अंदर किसी न किसी तरीके की दिक्कत है। अगर फर्स्ट एल्डर को इसके बारे में जैसे ही पता चलेगा वो इसके लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि जो फर्स्ट एल्डर है वो सच में इसी तरीके का इंसान है, पर आखिर वो लड़का कहाँ पर है। मुझे ऐसा लगता है कि वो उनकी आंखों में पहले से ही बहुत ज्यादा मुसीबतों को खड़ा कर चुका है। पर फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सियोल को दिखाते हैं जो कि अपने सामने खड़े हुए लड़के से कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वो लड़का कहता है मैंने तुमसे कहा कि आखिर तुम्हारा मेरे साथ आने का क्या विचार है, मैं तुम्हें चियोन से काफी ज्यादा अच्छा और खुश रख सकता हूँ। जिसके बाद सियोल सारी चीजें बताने के लिए आगे आती है और कहती है सभी लोग अच्छे से सुनो, सियोल सब कुछ बताने वाली है और उसका जवाब देने वाली है। तो क्या आप लोग ये जानने के लिए तैयार हैं कि आखिर सियोल के साथ ये सब क्या हो रहा है। तो सियोल चलो आपको बताना चालू करती है। असल में सियोल रात में एक सपना देख रही थी जो कि एक अच्छा सपना नहीं था। सियोल सपने में कई सारे लोगों को मार रही थी, पर ग्रैंडपा भी ये बात काफी अच्छे तरीके से जानते हैं कि सियोल को तलवार तक पकड़ना काफी ज्यादा बुरा लगता है। पर फिर भी सियोल ने अपने सपने में कई सारे लोगों को जान से मार डाला था। जिसके बाद सियोल उन लोगों को रोकने के लिए एक घर के अंदर चली गई जिससे वो उन लोगों को मार सके। पर फिर वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि उससे कहता है कि मैं सोचता था कि काश मेरे पास तुम्हारे साथ रहने का थोड़ा और टाइम होता। सियोल उसको देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है और अचानक ही उसकी आंखों से आंसू आना चालू हो जाते हैं। और अचानक ही सियोल की नींद खुलती है और वो कहती है कि सियोल ने काफी डरावना सा सपना देखा था इसलिए उसकी नींद खुल गई। पर वो यंग मास्टर के लिए काफी ज्यादा घबराई हुई थी इसलिए वो उनसे मिलने के लिए जा रही थी। पर होंग ने उसे तुरंत ही रोक दिया और कहा कि कोर्टयार्ड के अंदर जाओ। पर वहाँ पर मेरे आने से पहले कोर्टयार्ड के अंदर कोई खड़ा हुआ था और अचानक ही वो कहने लगा कि वो सियोल को काफी ज्यादा खुश रखना चाहता है। पर जो सियोल है वो यंग मास्टर की तरफ ही रहकर काफी ज्यादा खुश है। पर अचानक ही वहाँ पर चुयन आ गया और ये सब जानने के बाद उसका चेहरा काफी ज्यादा गुस्से भरा हो गया था। और अब इस सब के बाद जो आगे होता है वो हमें दिखाते हैं कि चुयन उस लड़के के सामने खड़ा हुआ था, इसलिए वो उससे माफी मांगता है और कहता है पर ये मेरी सर्वेंट है और आखिर तुम कौन हो। पर मनी मन वो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो कहता है कि आखिर ये कौन कमीना है जो कि सियोल को ले जाने के बारे में सोच रहा था और ये आगे इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहा है। मुझे नहीं पता कि आखिर ये कहां से आया है, पर आखिर ये कितना ज्यादा बड़ा कमीना है। वो लड़का शर्माने के बाद चुयन से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने आपको काफी ज्यादा बरी कर दिया। चुयन ये सुनकर कहता है क्या तुम मुझे जानते हो। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वो अपना नाम बताता है कि उसका नाम जिला यूप है। और वो चुयन से कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पे एक लड़ाई के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पर चुयन तुरंत ही उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जुलाई कहता है कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो। वो कहता है कि हाँ मैं भागना चाहता हूँ। वो कहता है कि तुम मुझसे डर रहे हो। चुयन कहता है कि हाँ मैं डर रहा हूँ। जुलाई कहता है क्या ऐसा कौन डरपोक हो सकता है जो कि ऐसी किसी चीज से भाग जाए। चुयन कहता है कि तुम्हारी आंखें सच में काफी ज्यादा शार्प है, मैं काफी ज्यादा डरपोक हूँ। ये देख उसे गुस्सा तो आ रहा था पर अब वो पूरी तरह चुप हो जाता है। पर चुयन सोचता है कि जिस तरीके से मैंने अपनी बहन से लड़ाई कर मैच को खड़ा कर दिया था, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता कि मैं किसी भी इंसान से यहाँ पर आकर लड़ाई करूँ और ऐसे कुछ भी और कर डालूं। इसलिए वो वहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी सेकंड एल्डर वहाँ पर आ जाते हैं और वो उनसे टकरा जाता है। सेकंड एल्डर उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा रहे, अगर तुम उसके चैलेंज
चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, वो यहाँ पर लड़ने के लिए तुमसे कितने दूर से आया है। पर ये देखकर वो उनसे कहता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैं उनको ग्रीट करना चालू कर देता है तो सेकंड एल्डर कहते हैं कि ठीक है ठीक, इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। पर साथ ही चुएन उनसे कुछ पूछता है तो वो कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, ये हमारे फर्स्ट एल्डर का ग्रैंड सन है। इन दोनों की तो शक्लें भी बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। सेकंड एल्डर जुलाई से कहते हैं कि तुम इस लड़के से लड़ना चाहते हो। वो कहता है कि हाँ, पर ये काफी ज्यादा डर रहा है तो इसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। पर चुएन कहता है ये बोलो ना कि तुम यहाँ पर लड़की के ऊपर फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जुलाई कहता है कि ऐसा नहीं है, असल में ये सभी फर्स्ट एल्डर के ऑर्डर्स हैं। चुएन ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि रुको रुको, मुझे ऐसा लगा था कि ये इन चीजों में इंटरेस्टेड है इसलिए ये यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए आया है, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सारा का सारा केवल पॉलिटिक्स है। पर सभी लोग इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो फर्स्ट एल्डर है कि एक फैक्ट है कि जो फर्स्ट एल्डर है वो एक काफी ज्यादा ओमनियस मैन है और वो केवल तब तक का वेट करना चाहते हैं जब तक मेरे जैसा कोई बेवकूफ क्लैन को इनहेरिट ना करने लगे। पर जब से उन्हें मुझे देखा है उन्हें ऐसा लगा कि मैं पूरी तरह से यूजलेस हूँ, इसलिए उन्होंने पहले गुसियोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करी पर मैंने उसे हरा दिया और उनके प्लान को भी खराब कर दिया। तो वो जरूर अब अपने पोते को यहाँ पर भेजकर मुझे फिर से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अब चुएन ये सब समझने के बाद जुलाई से कहता है कि जैसा मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, मेरा तुमसे लड़ाई लड़ने की जरा सी भी इंटेंशन नहीं है, इसलिए तुम जा सकते हो। पर सेकंड एल्डर उससे कहते हैं कि कम ऑन, बस एक लड़ाई। चुएन कहता है कि ये तो ऑब्वियस है, मैं यहाँ पर हार जाऊंगा तो आखिर मैं इसके लिए यहाँ क्यों कहूँ। पर वो कहते हैं कि ये बूढ़े आदमी को एक हंच है कि यहाँ पर चुएन बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। पर चुएन सियोल का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं केवल देख के ही ये बता सकता हूँ कि ये मेरी बहन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए मैं कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता जिसमें मैं हार जाऊं और किसी भी पॉलिटिक्स के बीच में घुसूं। पर तभी जुलाई सियोल का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि रुक जाओ, कि जो चुएन है वो तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। अगर तुम उस डरपोक के बजाय मेरे साथ आते हो तो मैं सच कहता हूँ मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। पर तभी चुएन अब काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो कहता है कि अपना हाथ छोड़ो और मेरे पीछे आओ, जो तुम्हारा चैलेंज था मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। और वो देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में था। अब वो दोनों ही एरिना में आ जाते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले थे। पर चुएन कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे इस चीज से पछतावा हो रहा है। सेकंड एल्डर कहते हैं कि ऐसा तो मत करो, ये चीज काफी मजेदार होती है, नए नए मार्शल आर्टिस्ट से लड़ना, ये चीज तुम्हें सच में इम्प्रूव करने में काफी मदद करेगी। चुएन कहता है कि ठीक है, अगर चीजें ऐसी जा रही है जैसा की आप कह रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर एक फेवर करें, अगर मैं जीतता हूँ या तो हारता हूँ। ये सुनकर वो कहते हैं कि तुम छोटे थे, पर मेरे पास ऐसी एक भी वजह नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर किसी तरीके का फेवर करूँ। अगर तुम यहाँ पर हार गए तो ये तुम्हारी हार है, पर वैसे भी फ्यूचर में तुम क्लैन हेड तो बनने ही वाले हो। ये सुनकर वो कहता है कि एल्डर मुझे लगता है कि आप कोई गलती कर रहे हैं, क्योंकि क्लैन हेड बनने में मेरी जरा सी भी इंटेंशन नहीं है कि मैं क्लैन हेड बनूं। ये सुनने के बाद सेकंड एल्डर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि क्या, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो, अगर तुम नहीं बनोगे तो आखिर और कौन हो सकता है जो कि क्लैन हेड बनेगा। जिसके बाद वो सोचता है मैं पहले ही वो सारी उम्मीदें खो चुका हूँ कि जो मैं पास्ट में बना था मैं वो फिर से बन सकूं। पर लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है कि मैं क्लैन हेड बनना चाहता हूँ। इसलिए चुयान उनको ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर आपने मेरे ऊपर कोई भी फेवर नहीं किया तो मैं जाकर जमीन पर लेट जाऊंगा और रोल करते हुए कहूंगा कि मैं हार मानता हूँ। सेकंड एल्डर कहते हैं कि तुम तो एंडोरेबल से भी काफी ज्यादा आगे हो, पर ठीक है एक कंडीशन पर। ये सुनकर चुयान कहता है क्या एक कंडीशन? वो कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे ऊपर फेवर करने के लिए तो तैयार हूँ, पर तुम्हें इसके लिए जीतना होगा। जुलाई कहता है कि तुम पूरी तरह वार्म अप हो गए हो। वो कहता है तो क्या हुआ? जुलाई उससे माफी मांगता है। चुयान कहता है कि आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? वो कहता है कि पिछले साल की डुएल के अंदर मैंने कुछ जरूर से ज्यादा ही कर दिया था, तो आखिर ऐसा कौन ने सोचा था कि सब की वजह से तुम्हें एक महीने तक बेड रेस्ट पर रहना पड़ेगा। पर चुएन सोचता है कि उस चीज को काफी लंबा समय हो गया है, मुझे तो ये याद ही नहीं है कि आखिर तब क्या हुआ था। और मैं आगे कहता है कि उस समय मुझे ऐसा लगा था कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, पर मैंने सुना कि तुम सेकंड डॉटर यानी गुसियो से जीत चुके हो, पर मुझे लगता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस ही होगा और मेरे ग्रैंडपा को भी इस चीज के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पर मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि कमजोरों को परेशान करता है। पर एक और ऐसी चीज है जिससे मैं काफी ज्यादा नफरत करता हूँ कि एक कमजोर इंसान एक क्लैन हेड बन जाए। और ये कहकर वो अपनी इंटरनल एनर्जी को अपनी तलवार के अंदर पोर करना चालू कर देता है। उसके अंदर से निकलने वाली उसकी इंटरनल एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो पूरे में फैलना चालू हो गई थी। और जुलाई भी सेकंड एल्डर से कहता है कि अगर मैं इस डुएल को जीत जाता हूँ तो मैं भी आपसे एक चीज चाहता हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि ये चीज तभी फेयर होगी कि अगर तुम क्या चाहते हो वो मुझे बता दो। तो वो कहता है कि मुझे सियोल चाहिए, यानी वो मेड चाहिए। पर अब ये सुनने के बाद चियोन का तन बदन पूरी तरह से आग में झुलसना चालू हो गया था और अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सच में वो काफी ज्यादा विकेट लग रहा था, यानी अब ये फाइट काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत ही ये कर लेना।
सेकंड एल्डर ये देखकर समझ चुके थे, इसलिए वो कहते कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, तो चलो इस ड्यूल को स्टार्ट करते हैं। और उन दोनों के अंदर से उनकी इंटरनल एनर्जी बाहर निकलना चालू हो जाती हैं। चुयंग कहता है कि अगर तुम किस चीज का वेट कर रहे हो। जुलाई थोड़ा सा डर रहा था और वो कहता है कि ये केवल पोलाइट ही होगा कि अगर मैं कमजोर को यहाँ पर पहले हमला करने का मौका दूं तो। ये सुनकर वो कहता है, कमजोर? क्या मैं? अच्छा, यही वजह है कि तुम अभी इतना डर रहे हो। जुलाई कहता है कि ये चीज पूरी तरह से पक्की है कि मेरी जो इंटरनल एनर्जी है उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ इससे काफी ज्यादा अच्छी है। पर चुयंग के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग और मर्डरस ऑरा निकल रहा था। ये देखकर वो कहता है कि ये सब इस ऑरा की वजह से है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये केवल फ्लॉस से भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। इसलिए मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये यहाँ पे इस डुअल के अंदर अपनी इंटरनल एनर्जी को एक्सटीड करने में बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यही है कि मुझे बस थोड़ा सा और वेट करना है। और थोड़ी देर में ऐसा होता है, चुयंग के अंदर की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो गायब हो जाती है। जुलाई इसकी वजह से खुश था और कहता है क्योंकि इसके अंदर इंटरनल एनर्जी काफी ज्यादा कम है, इसलिए काफी ज्यादा जल्दी खत्म हो गई। तो चलो अब देखते हैं कि आखिर ये बिना किसी इंटरनल एनर्जी के क्या कर पाएगा। चुयन कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं सबसे पहले अटैक कर सकता हूँ, तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। पर वो अपनी बात पूरी करता और उससे पहले चुयन उसके ऊपर होता है। पर जैसे उसकी किक जुलाई को लगती वो इसे देख लेता है और बड़ी मुश्किल से इस अटैक को डॉज कर पाता है। साथ ही वो हंसते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा मूव था, पर तुम काफी ज्यादा स्लो हो। और ये कहकर वो जैसे ही अपनी तलवार को घुमा पाता उससे पहले चुयन अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ अपने फिस्ट को तैयार करे हुए था, जिसको वो उसके चेहरे पर जोर से दे मारता है। पर जुलाई अपने आप को इस अटैक से संभाल पाता और उससे पहले चुयन आसमान में पहुंच जाता है और अपनी एक जोरदार किक उसके चेहरे पर फिर से दे मारता है। सच में ये सीन काफी ज्यादा ओपी होता है क्योंकि बेचारी की अब नाक फट चुकी थी और वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था, जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि बेचारा जून अब खून खास रहा था। चुयन कहता है कि अब खड़े हो जाओ, रोने मत लगना कि मैंने तुम्हारे ऊपर इस तरीके से अटैक्स किए थे या फिर तुम अब खत्म हो चुके हो, ये खत्म हो गया। जुलाई कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, मैं काफी ज्यादा लैग कर रहा था। चुयन कहता है इसका क्या मतलब है कि अब ये खत्म हुआ? पर वो कहता है कि मैंने अभी तक तुम्हारे ऊपर किसी तरीके का अटैक तो किया ही नहीं है। और वो अपनी इंटरनल एनर्जी को अपनी तलवार के अंदर काफी ज्यादा तेजी से पोक करने लग जाता है। ये देखकर चुयन कहता है मुझे लगता है कि ये चीज इतनी ज्यादा जल्दी खत्म नहीं होगी, पर मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर देखा जाए तो मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज कर सकता हूँ जैसे कि ये यहाँ पर कर रहा है, पर अगर मुझे अपने एक स्ट्रॉन्गर वॉरियर से लड़ना है तो मुझे अपनी इंटरनल एनर्जी को इनबॉडी करने की जरूरत है, जिससे मैं अपनी बॉडी को रिइंफोर्स कर सकूँ। पर जो मेरी बॉडी है वो पूरी तरह से इंटरनल एनर्जी को हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए अगर मैंने अपने आप को जरूरत से ज्यादा ही पुश किया तो ऐसा हो सकता है कि मुझे एनर्जी डेविएशन हो जाए। मेरे पास केवल 7 मिनट हैं, मुझे कैसे भी करके इस फाइट को केवल 7 मिनट के अंदर खत्म करना होगा। और जुलाई यहाँ पर जिस तरीके की शॉट टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है वो केवल फ्रिक्शन के साथ यूटिलाइज होती है और शुरुआत से आखिर तक वो केवल तलवार को स्लैश करने के ऊपर काम करती है। इसलिए अगर मैं उसे यहाँ से केवल खड़ा होकर देखता हूँ, पर अचानक ही वो अपनी तलवार को घुमाता है, जो देखकर चुयन काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि वो फुल स्पीड में उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है और जैसे अपना स्लैश लगाता है तो उसकी एनर्जी सच में आउटबर्स्ट होती है। पर वो यहाँ पर कहाँ रुकने वाला था, वो झल्ली से घूमता है और चुयन के ऊपर कई सारे मल्टीपल्स अटैक करना चालू कर देता है। पर चुयन हर एक अटैक को ब्लॉक करते हुए पीछे की तरफ जंप करते हुए चला जा रहा था। साथ ही वो सोचता है कि जो इस तरीके की मूव टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहा है वो काफी ज्यादा कनेक्टेड और नेचुरल सी है। मैं ये कह सकता हूँ कि उसने काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करी है और इसका ये भी मतलब है कि अगर मैं इसे यहाँ पर कट ऑफ कर देता हूँ तो ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वो अपनी छाती के ऊपर हाथ रखकर अपनी इंटरनल एनर्जी को कोर के अंदर पोर करना चालू कर देता है। पर जो जुलाई होता है वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके काफी ज्यादा करीब और पीछे आकर खड़ा हो गया था। पर तभी चुयन अपनी जितनी भी इंटरनल एनर्जी होती है उसे बर्स्ट करता है, जिसकी वजह से जुलाई को काफी ज्यादा बड़े बर्स्ट का सामना करना पड़ता है। जुलाई काफी ज्यादा हैरान था और वो अपना को संभालते हुए कहता है कि आखिर वो इस तरीके की एनर्जी को कैसे मैनेज कर पा रहा है। और चुयन कहता है कि उसी समय मेरे दिल के अंदर जितनी भी एनर्जी थी उस सभी को मैंने आउट बर्स्ट किया और ये चीज काफी है कि इस लड़ाई को यहाँ पर खत्म किया जा सके। और अचानक ही हमें जुलाई को एक काफी ज्यादा दर्द भरा सा चेहरा दिखाते हैं क्योंकि चुयन ने उसके पेट पर एक बहुत जोरदार का मुक्का दे मारा था। बेचारे की तो अतड़ियां बाहर आ जाती, पर पता चलता है कि इस पंच की वजह से वो बहुत तेजी से जाकर पीछे फेंकाता है और जाकर दीवार से टकरा जाता है। चुयन कहता है क्या तुम्हें पता है कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है? कि जब भी तुम मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करते हो तुम काफी घटिया तरीके से एक्ट करते हो और तुम क्लैन हेड की पोजीशन लेना चाहते हो। मैंने तुमसे किसी तरीके की बकवास नहीं करी, पर तुमने मुझसे वो लेने की कोशिश करी जो कि मेरा था और किसी का नहीं, और इसी चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। पर चुयन अपने गुस्से में इतना ज्यादा डूब चुका था, वो कहता है मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो ऐसी चीजों को लेने की कोशिश करे जो कि उसके लिए बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है, वो भी इतनी ज्यादा आसानी से। क्या मुझे इसके हाथ को तोड़ देना चाहिए जिसके बाद वो कभी भी ऐसा कुछ करने की कोशिश भी ना कर सके? इसलिए वो उसके हाथ की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि हाँ ये अच्छा है, मुझे इसके हाथ को तोड़ देना चाहिए। पर तभी उसके कंधे पर सेकंड एल्डर का हाथ रखाता है और वो उससे कहते हैं कि चुयन तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। और चुयन ने दीवार के साथ साथ बेचारे एरिना को भी पूरी तरह से बदतर कर दिया था। जिसके बाद चुयन सेकंड एल्डर के साथ बैठा हुआ था और वो कहते कि तुम वहाँ पर कुछ जरूर से ज्यादा ही हार्श हो गए थे। चुयन कहता है कि उसे इस सब के लिए तैयार रहकर ही आना चाहिए था।
वैसे वो खुद ही यहाँ पर आया था और अब वो घर जा चुका है, तो इसका ये मतलब नहीं है क्या वो ठीक है। सेकंड एल्डर कहते हैं क्या तुम्हें इस चीज की बिल्कुल चिंता नहीं है कि जो फर्स्ट एल्डर है वो आकर तुम्हारे साथ क्या करेंगे। चुयन कहता है कि आखिर किसको परवाह है, मुझे तो क्लैन हेड बनने तक की परवाह नहीं है। ये सुनकर वो चिल्लाते हैं और कहते हैं कि इस तरीके की बातें करना बंद करो, अगर तुम नहीं बनोगे तो आखिर और कौन है जो कि क्लैन हेड बनेगा, क्या कोई डायरेक्ट ब्लड लाइन। चुयन सियोल का कहता है कि कोई भी, शायद तुम हो सकती हो। तो वो कहती है क्या इसके लिए मुझे खाना मिलेगा। वो कहता है कि हाँ, जितना चाहो उतना ही। सियोल कहती है इसका मतलब आज से मेरा ये सपना है कि मैं जगह की कैप्टन बनूंगी। सेकंड एल्डर कहते हैं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए तुम इस तरीके से मजाक कर सको। चुयन कहता है कि आखिर कौन को परवाह है, पर ये कर सकती है। पर साथ ही वो सियोल का सोचता है कि आखिर कब होगा कि जब ये तलवार चलाना सीखेगी। अगर ये सूट सुप्रीम की डायरेक्ट ब्लड लाइन डिसाइपल है तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि इसको सूट सुप्रीम तलवार चलाना भी सिखाएंगे। पर ये तो केवल हर दिन काम करना ही सीखती है, मैंने इसको कभी भी तलवार चलाते हुए नहीं देखा। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हमेशा से इतनी ज्यादा बेवकूफ थी। इसलिए वो कहता है कि जब मैं पिछली बार सियोल से विंटर में मिला था तब आखिर क्या हुआ था, पर वो चीज उसे बिल्कुल भी याद नहीं आती। और वो कहता है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं इतनी आसानी से भुला दूं। सियोल उससे कहती कि यंग मास्टर क्या आप ठीक है, मुझे पता है कि उस लड़ाई में आपका सर बहुत ज्यादा घायल हो गया है, इसलिए आप मुझे कैप्टन बना दीजिए आपके आसमान या स्वर्ग में जाने से पहले। पर वो तभी उसकी टपली ही बजा देता है। सेकंड एल्डर उठने लगते हैं और कहते हैं कि हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तुम काफी ज्यादा थक गए होगे। पर तभी चुयन उनसे कहता है कि आखिर आप कहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं, और ये सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। चुयन बड़े ही प्यार से कहता है आपको पता है ना कि आपने मुझसे एक प्रॉमिस किया था जो कि आपको पूरा करना है। वो कहते हैं तो बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए, पैसा या खाना। वो कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो कि मैं खुद ले सकता हूँ। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि जितने पावरफुल आप है आप काफी ज्यादा डिफिकल्ट चीजों में ही मेरी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। क्यों मैंने सही कहा ना। पर अब ये सुनकर वो थोड़े से परेशान हो गए थे और कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। पर चुयन इशारा करते हुए कहता है कि मुझे शिनचुयान जाना है। ये सुनकर सेकंड एल्डर थोड़े से कंफ्यूज थे। वो कहता है कि आप इतना भी नहीं कर सकते, अब एक एल्डर है। पर सेकंड एल्डर उससे कहते हैं कि क्यों ना तुम अभी वहां पर चले जाओ। ये सुनकर चुयन काफी कंफ्यूज था और वो कहता है क्या। सेकंड एल्डर कहते हैं कि मैं तो काफी ज्यादा चिंता कर रहा था कि आखिर तुम किस तरीके का फेवर मुझसे लेने वाले हो, पर मैं तो बिना किसी वजह के ही चिंता ले रहा था। चुयन कहता है कि मैं शिनचुयान जाने की बात कर रहा हूँ, ना कि मार्केट प्लेस या टाउन या कहीं पिकनिक पर। आपको पता है ना कि मैं गूगलर का एक लौता लड़का हूँ जो कि अपनी मर्जी से कहीं पर भी ऐसे नहीं जा सकता, और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि आपको भी इसके बारे में पता होगा कि अगर मुझे कहीं इतनी दूर जाना है तो उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी रीजन होना चाहिए। सेकंड एल्डर कहते हैं कि टैंक वेपन एग्जीबिशन, तुम उसे अटेंड कर सकते हो। ये सुनकर चुयन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और टैंक वेपन एग्जीबिशन के बारे में हमें बताया जाता है, और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि टैंक क्लैन हर साल एक एग्जीबिशन रखता है जिसमें वो बाकी दूसरे हाउस होल्ड्स को वहाँ पर इन्वाइट करता है जिससे वो उनके बनाए हुए वेपन्स को एग्जिबिट कर सके। और सेकंड एल्डर आगे कहते हैं कि तुम्हें उसे अटेंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पर तुम इसे एज एक्सक्यूज इस्तेमाल कर सकते हो और जो भी चाहो वहाँ पर जाकर कर सकते हो। तुमने जो लड़ाई लड़ी थी मुझे ऐसा लगा नहीं था कि तुम उसके बारे में मुझसे कहोगे। चुयन उससे कहता है कि एल्डर असल में तो ये एक मजाक था, मुझे लगता है कि मुझे आपसे पैसे मांगने चाहिए। सेकंड एल्डर कहते हैं कि अच्छा यानी तुम वहाँ पर इतना ज्यादा बैडली जाना चाहते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे लगा था कि मेरा बूढ़ा हो रहा काफी ज्यादा स्कैरी है। वो कहता है कि अगर पैसे नहीं तो कोई स्पिरिचुअल पिल ही चलेगी। पर वो खड़े होकर कहते हैं कि ठीक है, मैं जितने ज्यादा जल्दी हो सके तुम्हें शिनचुयान के अंदर भेजने की कोशिश करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर एक एल्डर की पावर कितनी होती है। पर चुयन कहता है कि एल्डर जो भी मैंने कहा था मैं उसे वापस लेता हूँ, मैं कुछ और लेना चाहता हूँ। पर वो कहते हैं कि मैं शिनचुयान तुम्हें अब तुरंत के तुरंत भेजने वाला हूँ। चुयन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है, आपको पहले रिपोर्ट करना होगा और जब वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद ही हम जा सकते हैं। पर अगले पल एल्डर के अर्जेंट ऑर्डर की वजह से चुयन को शेनचू के लिए तुरंत ही रवाना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका जितना भी सामान था जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था और उसके सर्वेंट्स भी बैठ चुके थे। वो कहते हैं कि यंग मास्टर हम निकलने के लिए तैयार हैं। फिर वो अगले पल अपने कैरेज में था, ये देख उसकी भी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है क्योंकि सेकंड एल्डर ने केवल 2 मिनट के अंदर उसको वहाँ से गायब कर दिया था। वो पीछे से बाय बाय करते हुए कहते हैं कि अच्छे से एंजॉय करना, जिसके बाद ग्रैंडपा कहते हैं तो चलो अब काम पर लगते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं भी। ग्रैंडपा कहते हैं कि बिल्कुल, क्या तुम ये चाहते हो कि मेरे जैसे एक बूढ़ा इंसान सारा काम करे। ये सुनकर सेकंड एल्डर थोड़े से कंफ्यूज थे और फिर वो झाड़ू लगाना चालू करते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर केवल हम दोनों ही हैं, मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ, इसलिए प्लीज आप मेरी बात सुनिए। ग्रैंडपा कहते हैं सुनकर लगता है कि तुमने इसलिए उसे तो ज्यादा जल्दी भगा दिया जिससे मैं तुम्हारी चिंता को सुन सकूं। सेकंड एल्डर कहते हैं कि कुछ दिनों पहले क्लैन हेड ने मुझसे कहा था कि वो एक इमॉर्टल फिजिशियन को ढूंढ रहे हैं और लगता है कि वो केवल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि किसी और ने उनसे कहा है, पर आखिर केवल इमॉर्टल फिजिशियन ही क्यों। अब सेकंड एल्डर और ग्रैंडपा दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। एल्डर पीछे की तरफ हटते हुए जल्दी से गेट को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर आपको इसका जवाब नहीं देना तो हम लोग टॉपिक को चेंज कर सकते हैं, पर जो आपकी ग्रैंड डॉटर सियोल है वो देखने में बिल्कुल भी इंसान नहीं लगती, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्से में आ जाते हैं और वो एल्डर से कहते हैं कि तुम अपनी लाइन को क्रॉस कर रहे हो। ये सुनकर अब वो भी घबरा गए थे क्योंकि ग्रैंडपा ने अब अपनी सोर्स को रिलीज करना चालू कर दिया था। वो कहते हैं कि अपने मुंह को संभालो, पर सेकंड एल्डर कहते हैं कि अगर वो एक इंसान होती तो उसकी अपीयरेंस सेंस होती, बिल्कुल आपकी जैसी,
पर मैं ये मानता हूँ कि जो हर एक इंसान की प्रेजेंस होती है वो काफी ज्यादा अलग अलग होती है। पर जब पहली बार मैंने उस लड़की को ड्रैगन असेंबली के अंदर देखा था, उसके अंदर किसी भी तरीके की प्रेजेंस थी ही नहीं, वो एक अजीब तरीके की चीज ही लग रही थी। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि जो इमोर्टल फिजिशियन है वो यहाँ पर आकर अपने डिवाइन स्किल से उसे सही कर सकता है, तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप इस सपने से उठ जाएं, क्योंकि आप ये चीज काफी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है। पर वो आगे कुछ बोल पाते उससे ही पहले वो ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और उन्होंने अपने कई सारे डिवाइन सोर्स को बाहर निकाल लिया था और वो कहते हैं कि अब बहुत हुआ, वो लड़की एक ह्यूमन है। ये देखने के बाद सेकंड एल्डर अब उदास हो जाते हैं और निराश होकर वहां से जाते हुए कहते हैं, अगर आप उसे डिफेंड करना चाहते हैं तो करिए, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पर अगर वो कोई इंसान नहीं हुई तो। पर अब ग्रैंडपा काफी ज्यादा डिप्रेस्ड थे और उनके सभी डिवाइन सोर्स वहां से गायब होना चालू हो जाती हैं। साथ ही वो कहते हैं कि मुझे बस किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो कि उसके अंदर की इंसानियत की कमी को पूरा कर सके। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जिंदगी भी देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए प्लीज सियोल बड़ी हो जाओ और सुरक्षित रहो। जिसके बाद कुछ घंटे के बाद का सीन होता है कि जो सोर्स सुप्रीम थे उन्हें ये पता चलता है कि सियोल वहां से गायब हो चुकी है। और दूसरी तरफ हमें चुयन के करेज का सीन दिखाते हैं कि वो लोग एक जगह पर रुके हुए थे। मोयोन उससे कहता है कि हमें जल्दी से खाने को तैयार करना चाहिए। होंग कहती है कि हमें अभी चुयंग पहुंचने में काफी लंबा समय लगने वाला है, तो हमें और ज्यादा राशन की जरूरत होगी। तो वो पूछता है कि आखिर यंग मास्टर कहाँ गए हैं। होंग कहती है कि मैंने सुना था कि वो ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं और तैयारियां करने के लिए। वो कहता है लगता है कि वो बोर हो गए होंगे। तो वो कहती है कि हम लोगों को यहाँ पर सियोल को भी लेकर आना चाहिए था। और हमें चुयंग को दिखाते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग करने में लगा हुआ था। वो केक करता है, कई सारे पंचेस करता है और अपनी टेनी से भी मारता है। और इस तरीके से वो कई देर तक ट्रेनिंग कर रहा था, जिसकी वजह से वो थक कर वहीं पर बैठ जाता है। वो कहता है कि मैंने केवल कुछ ही मूव्स को इस्तेमाल किया और मेरी जो इंटरनल एनर्जी है वो पूरी तरह खत्म हो गई। हम लोगों को घर से निकले हुए 10 दिन हो चुके हैं, पर मेरी लगातार ट्रेनिंग करने के बाद भी मुझे मेरे अंदर किसी भी तरीके की प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। जो जुलाई से लड़ाई लड़ते हुए मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको मुझे सामना करना था, वो मेरी इंटरनल एनर्जी का अमाउंट है जो कि मेरे पास है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सभी मार्शल आर्ट्स का बेस होता है। मुझे जल्दी से जल्दी इसे बढ़ाने की कोशिश करना होगा। पर फिर उसे वो इंसिडेंट याद आता है जब उसकी डिमोनिक एनर्जी प्योरीफाई होकर उसकी शरीर के अंदर चली गई थी। ये देखकर वो कहता है कि मैं डिमोनिक वेल एब्जॉर्प्शन आर्ट को इस्तेमाल कर सकता हूँ। इससे मैं डिमोनिक स्टोन्स के अंदर से उनकी इनर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, जैसा कि स्पिरिचुअल पिल से होता है। पर आखिर में ऐसा होता है कि डिमोनिक एनर्जी को अपने शरीर के अंदर लेने की वजह से जो यूजर होता है वो करप्ट हो जाता है। पर ना जाने किसी रीजन की वजह से फ्लेम व्हील आर्ट डिमोनिक एनर्जी को प्यूरिफाई कर रहा है और उसके बाद से मुझे मेरे शरीर के अंदर किसी भी तरीके की डिमोनिक एनर्जी महसूस नहीं हो रही। तो ऐसा हो सकता है कि मैं इस तरीके से अपनी डिमोनिक एनर्जी को बढ़ा सकूं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। पर इस सब के बाद भी वो है तो एक हेवली डीमन मार्शल आर्ट ही, इसलिए मेरा उसको इस्तेमाल ना करना ही काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से उस बेकार से डिमोनिक पास से निकला हूँ। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं गलती से फिर से उसी के अंदर चला जाऊँ। पर तब चुयन को किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और अजीब तरीके से बातें करने की। ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पर पहुँचता है। तो मोयोन से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तो वो कहता है कि वो अंदर है, कैरेज के अंदर। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और जैसे ही कैरेज के अंदर देखता है तो वहाँ से सियोल निकल कर आती है, जो कि चिल्लाते हुए कहती है कि यंग मास्टर गलती से मैं भी यहाँ पर आ गई। जिसके बाद सियोल सारी कंडीशन बताना चालू करती है और हमें कुछ समय पहले दिखाते हैं कि उसके ग्रैंडपा ने उससे कहा था कि वो घर के कामों में काफी ज्यादा बुरी है। सियोल चिल्लाते हुए कहती तो आखिर उन्होंने लास्ट टाइम उसे क्यों भेज दिया था। वो कहते क्या ड्रैगन असेंबली, असल में वहाँ पर ऐसे कई सारे लोग थे जो कि तुम्हारी गलतियों को छुपाने के लिए काफी थे, पर शिनचुएन के अंदर ऐसा कोई भी नहीं होगा। इसलिए अगर तुम इन चीजों को समझती हो तो इन स्टफ्स को अंदर रखने में मेरी मदद करवा दो। सियोल सामान लेकर अंदर जाती है और कहती है कि उनको आने में अभी 1 महीना लगेगा। और ये भी सच था कि मैं घर के कामों में काफी ज्यादा बुरी हूँ। पर यंग मास्टर को उन लोगों को ले जाना काफी ज्यादा बुरा लगता है जो कि बिल्कुल बेकार होते हैं, इसलिए सियोल के पास और कोई चॉइस नहीं थी। पर तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है कि रुक जाओ। सियोल ये सुनकर थोड़ी सी कंफ्यूज थी और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उस बॉक्स के अंदर से बोल रहा है। वो पूरे में चेक करती है और कहती है कि आवाज वो अंदर से ही आ रही थी। पर तभी पीछे से किसी ने उसको धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो उस बॉक्स के अंदर गिर गई। वो कहती है किसी ने मुझे धक्का दिया, ऐसा कौन है, यहाँ पर कोई प्रैंक खेलने का समय नहीं है। पर तभी 2 हाथ उसके करीब आ जाते हैं जो कि उसको बेहोश कर देते हैं, जिसकी वजह से सियोल को नींद आ जाती है और वो उस बॉक्स के अंदर ही गिर के सो जाती है। और वो आवाज कहती है कि मुझे माफ करना, ये सारी चीजें मुझे अब तुम्हारे ऊपर छोड़नी पड़ रही है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं और सियोल कहती है कि ये सब हुआ था। पर किसी के चेहरे पर भी जरा सा रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि सबको पता था कि वो यहाँ पर झूठ बोल रही है। सियोल उनको देखकर खुद ही एक रिएक्शन देने लगती है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहती कि ये हुआ था। तो वो कहते कि हम लोगों ने पहली बार में ही तुम्हें सुन लिया था, तुम ये कहना चाहती हो कि तुम एक घोस्ट ने पोजेस कर लिया था। वो कहती कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अब हमें वापस जाना होगा। पर फिर वो लोग आगे बढ़ना चालू करते हैं, जहाँ पर सियोल उन सब के बारे में बताती कि अगर अब तक उसने कौन कौन से तरीके के जानवर खाए हैं, जैसे कि उल्लू, गिलहरी और भी कई सारे जानवर। वो कहती कि वो काफी ज्यादा चुई लगते हैं और जो स्क्रिल होती है उसका टेस्ट काफी ज्यादा कड़वा होता है। पर तभी चुयन उसे मना कर देता है कि अब इस तरीके की बातें करना बंद करो। साथ ही वो सोचता है कि मैं एक बॉडीगार्ड को कहना चाहता था कि वो इसे घर लेकर चला जाए, पर वो हमारे साथ काफी ज्यादा आगे आ चुकी है।
इसके अलावा हमारे पास इनफ फूड नहीं है जिससे हम लोग एक साथ ट्रैवल कर सके। पर तब इसी वाले कीड़े को पकड़कर चुयन से कहता है कि वो उस कुकी के लिए इसको ट्रेड करेगा, पर वो मना कर देता है और उस कुकी को बाहर फेंक देता है और परेशान होते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सच में घर भेज देना चाहिए। पर अचानक ही उसे कई सारी डिमोनिक एनर्जी प्रेजेंस होना चालू होती है। ये देखते ही वो मोयान से कहता है, वो कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता चल चुका है, सभी लोग यहीं पर रुक जाओ। चुयन कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये सब काफी ज्यादा पीसफुली जा रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। साथ ही वो सियोल से कहता है कि अंदर आ जाओ, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। उसे 4 प्रेजेंस महसूस हो रही थी, पर अचानक एक एनर्जी आती है जो कि उसे मार देती है और फिर वो 3 हो जाती है। ये देखने के बाद चुयन और भी ज्यादा सरप्राइज हो गया था, जिसके बाद फिर दूसरा भी मारा जाता है और फिर 2 बचती है, जिसके बाद केवल 1 बचती है जो कि उनके काफी ज्यादा करीब आ गया था। इसलिए चुयन पूरी तरह से तैयार था। पर जो एक आखिरी मॉन्स्टर होता है उसके पीछे से एक लड़की आती है जो कि अपनी तलवार को घुमाते हुए काफी ज्यादा पावरफुल लाइटिंग स्ट्राइक देती है और उसके गले को काट कर उसे यहाँ पर मार देती है। और वो लड़की मोयोन से कहती है कि मुझे माफ करना कि मैं सही तरीके से उनको खत्म नहीं कर पाई क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली थी। सियोल पूछती है कि आखिर वो लड़की कौन है जिससे वो बात कर रहा है, तो वो कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। इसलिए सियोल उस लड़की को आवाज देती है और जैसे ही चुयन उसको देखता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। पर जैसे उसे रियलाइज होता है कि आखिर वो कौन है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और हमें उसके फ्लैशबैक में एक खून का तालाब दिखाते हैं जहाँ पर एक लड़की ने कई सारे लोगों को बहुत ब्रूटली मार डाला था। वो कहती है, देखकर लगता है कि तुम शिनचुएन की तरफ ही बढ़ रहे थे, तो क्या मैं इसलिए तुम लोगों के साथ चल सकती हूँ? मेरा नाम नांगुंग बीए है। और चुयन कंफ्यूज था और वो कहता है कि आखिर ये पागल चुड़ैल यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कौवे कई सारे मरे हुए लोगों की लाश खाने में लगे हुए थे। वहाँ पर कई सारे कौवे अच्छी तरीके से दावत बना रहे थे और उस लड़की ने उन सभी को बहुत ब्रूटली वहाँ पर मार दिया था और चुयन भी वहीं पर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम आखिरी बची हुई सर्वाइवर हो, क्या तुमने उन सभी को मारा है? बीए कहती है कि आखिर कल्ट लीडर ने तुमसे क्या कहा है कि उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें उनके साथ लेकर जाऊं, पर तुमने यहाँ पर पागल चुड़ैल की तरह पूरे में तबाही मचा कर रखी है। बीए कहती है कि जो इसका आखिरी पार्ट है वो तुम कहना चाहते थे, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? वो कहता है, लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी तो समझ है कि तुम इस चीज को समझ सकती हो। फिर वो कहता है तो चलो यहाँ से चलते हैं, पर वो कहती है कि नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से। फिर वो लेफ्ट में जाती है, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में। उसे पता ही नहीं था कि आखिर कहाँ से जाना है। ये देखकर चुयन परेशान होते हुए कहता है कि बस उल्टी सीधी हरकत मत करना, मेरे पीछे पीछे चलती जाओ, मैं सच में इस सबसे काफी ज्यादा थक चुका हूँ। जिसके बाद वो दोनों चलना चालू करते हैं और बीए कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या सोर्ड सुप्रीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? वो कहता है कि मैं तुम्हें केवल वार्न कर रहा हूँ, पर जो सोर्ड सुप्रीम है वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि जो केवल कल्ट लीडर है वो ही उसे डील कर सकते हैं। वो पूछती है कि आखिर वो किस तरीके की सोर्ड्समैनशिप को इस्तेमाल करता है, क्या वो मुझसे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्या वो कल्ट लीडर से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? पर चुयन अब इस सबसे परेशान हो जाता है और उसके ऊपर एक डिमोनिक एनर्जी बॉल दे मारता है। ये देखकर बी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती और न ही उसे इस चीज से बिल्कुल फर्क पड़ रहा था, पर जैसे ही उसके करीब आ जाती है वो एनर्जी 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गई थी, जिससे वहाँ पे पीछे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। और वो काफी गुस्से में चुयन से कहती है कि आखिर ये क्या बकवास है, क्या तुम मुझसे कोई लड़ाई चाहते हो? पर चुयन लंबी से सांस लेते हुए कहता है कि पर वो सही रास्ता नहीं है। ये सुनकर वो कंफ्यूज थी। चुयन कहता है कि अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ तो प्लीज बस मेरे पीछे पीछे आओ। पर जैसे बीए फिर से अपना मुंह खोलने वाली होती है, चुयन उसे वार्न करते हुए कहता है अगर उसने फिर से 3 सुप्रीम में से किसी को मेंशन करने की कोशिश करी तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। पर वो कहती कि ये रास्ता शॉर्टकट लग रहा है। चुयन को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम किस तरीके की बकवास कर रहे हो। पर वो वहाँ से गायब हो चुकी थी और चुयन कहता है कि मुझे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में केवल 1 दिन लगा था, पर बीए ने 4 दिन लगा दिए थे। जिसके बाद सीन फिर से उसी समय का आ जाता है जहाँ पर बीए उन लोगों से कहती है मुझे लग रहा है कि आप लोग शिनचुएन जा रहे हैं, तो क्या ये पूछने रूट तो नहीं होगा क्या मैं आप लोगों के साथ चल सकती हूँ? पर चुयन उसे मना कर देता है और कहता है कि हम लोग शिनचुएन नहीं जा रहे और ये पूछना काफी ज्यादा रूट था। साथ ही वो कहता है कि इस पागल से चुड़ैल के साथ मैं फिर से इन्वॉल्व नहीं होना चाहता और सबके अलावा भी मेरे पास और भी कई सारी चीजें हैं जो कि मैं कह सकता हूँ। इसलिए वो उससे पूछता है कि सबके अलावा हम लोग ऐसे ही तुम्हारी बातों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कि तुम नामगाउन क्लैन से हो। ये सुनकर बीए कहती है अच्छा ऐसा है। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को चैनल करना चालू करती है और धीरे धीरे कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके आसपास कई सारी इलेक्ट्रिसिटी निकलना चालू हो गई थी और अजीब तरीके से उसकी जो एनर्जी होती है वो 3 बिल्डिंग से भी ऊपर चली जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और चुयन कहता है कि द रूलर ऑफ सोर्ड फॉर्म, अगर ये इसे यहाँ पर इस्तेमाल करेगी तो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होगा। और जैसे ही बीए उसे इस्तेमाल करती है सच में वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था। जिसके बाद वो उनसे आगे कहती है कि केवल अभी इतना ही है जो कि मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैं कोई भेरोपियर नहीं हूँ। पर बीए आगे कहती है कि ये साबित करने के लिए काफी था। चुयन कहता है कि हाँ सच में तुम तो नामगाउन क्लैन से हो। पर वो चीज का फायदा उठाकर उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर हम लोग सच में किसी ऐसे इंसान के साथ घूम नहीं सकते जो कि इतना ज्यादा खतरनाक हो। जिसके बाद दिखाते हैं कि बीए आग जलाकर वहाँ पर एक मेढक को सेकने में लगी हुई थी। सियोल उसको देखकर कहती है कि वो वहीं पर सोने वाली है। चुयन कहता है कि हाँ। साथ ही वो सोचता है कि मैं काफी ज्यादा रिलीफ हो
गया था कि जब मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था तो उसने कुछ भी नहीं कहा था, पर मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो कैरेज का पीछा करना चालू कर देगी। पर आखिर अभी भी वो हमारा पीछा क्यों कर रही है जब मैं पहले ही उसे ये कह चुका हूँ कि हम लोग शिनचुएन नहीं जा रहे, इसलिए उसे इग्नोर करना ही सबसे ज्यादा अच्छी चीज होगी। मुझे ऐसा करना चाहिए जैसे कि वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। और यही सारी बात है वो सियोल को भी बताने की कोशिश करता है और कहता है कि कोई भी ऐसी हरकत मत करना, पर जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि सियोल तो उसी के पास जाकर बैठी हुई है और उसको मेढक की स्किन निकालना सिखा रही है। ये देखकर जल्दी से चुएन पीछे से आकर उसको पकड़ कर ले जाना चालू कर देता है और कहता है क्या कर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सियोल बताती है कि वो फ्रॉग को इसी तरीके से खाने वाली थी, मैं तो बस उसकी मदद कर रही हूँ। पर चुएन कहता है कि मैंने ये सब करने के लिए मना किया था ना। जिसके बाद वो बीए से कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम नामगोन क्लैन का एक पार्ट हो, तो आखिर क्या वजह है कि इतने ज्यादा बड़े क्लैन की एक लड़की इस तरीके से अकेले ट्रैवल कर रही है। ये सुनकर वो शर्मा जाती है और कहती है कि असल में मैं कई सारे लोगों के साथ ही निकली थी पर रास्ते में मैं खो गई। ये सुनकर चुएन कहता है कि मुझे लगा ही था कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। इसका जो सेंस ऑफ डायरेक्शन सुनने बटे सन्नाटा था वो मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर भी था, तो आखिर मैं क्या सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर और क्या रीजन हो सकता है। चुएन कहता है कि मैं तुमसे कह चुका हूँ कि हम लोग शिनचुएन नहीं जा रहे, तो आखिर तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो। वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग वहाँ पर जरूर जाओगे, पर सच में तुम्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि तुम लोग शिनचुएन नहीं जाने वाले। सियोल ये सब सुन रही थी और वो चुएन की तरफ देखती है, जिसके बाद वो फिर से बीए की तरफ देखने लगती है और फिर से चुएन की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहती कि सच में हम लोग शिनचुएन की तरफ नहीं जा रहे। ये देखकर वो कहता है कि सच में मुझे इसको वापस भेज देना चाहिए था। चुएन आगे कहता है कि भले ही हम लोग एक ही तरफ जा रहे हैं पर फिर भी मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। बीए अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है तो वो कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारे बारे में पता है। वो कहती है अगर मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है तो क्या तुम्हें भी अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। यह सुनकर चुएन अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाला होता है पर वो यहाँ पर जुलाई का नाम ले लेता है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मैं गू फैमिली का गू जुलाई हूँ। जिसके बाद हमें आगे बताया जाता है कि उस इंसिडेंट को 2 दिन हो चुके हैं जब मैंने जुलाई का नाम लिया था, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा पछतावा था। पर फिर उसके बाद से सियोल कैरेज से उतर गई और वो बीए के साथ चिपक कर उनके साथ बात करते करते चलने लग गई, जिसकी वजह से हमारी जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा कम हो गई। इसलिए चुएन उससे कहता है कि अंदर आ जाओ, पर सियोल कहती है कि आप उसे अंदर आने देंगे। वो मना कर देता है, इसलिए वो कहती है तो ऐसा है तो मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाली। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है कि अगर तुम अपने आप को क्या समझती हो, पर तभी बीए कहती है कि मैं अंदर आ सकती हूँ। अब उनको इग्नोर करते हुए चुएन मोयोन से कहता है कि आखिर हमें और कितना लंबा समय लगेगा। वो कहता है कि अगर हम लोग हमारे ओरिजिनल पेज से जाते हैं तो केवल 1 दिन, पर अगर हम लोग इसी तरीके से जाते हैं तो हम लोगों को 3 दिन से भी ज्यादा लग सकते हैं। और जल्दी से पहुंचने के लिए मोयोन भी उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर क्या वजह है कि आप उस लड़की से इतने ज्यादा गुस्सा है, पर क्या प्लीज आप उस लड़की के साथ राइड नहीं कर सकते। ये सुनकर वो कहता है कि अब लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। जिसके बाद वो पास के ही गाँव में रुककर अपने राशन को रिकवर करने की बात कहते हैं। अब आखिरकार वो उस गाँव के अंदर आ गए थे जहाँ पर वो कहता है कि अब केवल 1 ही दिन बचा हुआ है। मोयोन कहता है कि हाँ अब ये काफी ज्यादा अच्छा है कि अब हम लोगों को जंगल के अंदर कैंपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद भी और सियोल भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उससे कहती है कि आज रात हम दोनों एक साथ सोएंगे। ये सुनकर वो कहती है कि इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है, पर चुएन उन लोगों को रोक देता है और कहता है कि मैंने कह दिया ना कि ऐसा नहीं होगा, अब जल्दी से उसे अपनी पीठ पे से उतार दो। आखिर तुम मेरे मेड को इस तरीके से अपनी पीठ पर कैरी कर क्यों रखे हो। भी ये कहती है क्योंकि उसके पैर दर्द कर रहे थे। चुएन कहता है अगर तुम्हारे पैर दर्द कर रहे हैं तो जल्दी से कैरेज के अंदर आ जाती, पर वो कहती है कि अगर आप इसको अंदर नहीं आने देंगे तो मैं भी नहीं आऊंगी। पर तभी उन्हें वहाँ पर किसी की आने की आवाज आती है जो कि कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, इसलिए रूड होना बंद करो और हमारे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर बी सियोल से कहती है कि तुम मेरे ऊपर से हट सकती हो, और वो वहाँ से आ रहे लोगों को देखकर कहती है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों ने भी तुम्हारी तरह सेम कपड़े पहने हुए हैं। और एक लड़का अपने कई सारे लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है जो कि बी से कहता है कि सिस्टर आखिर तुम कहाँ पर थी, क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर हम कितने लंबे समय से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सुनकर वो कहते हैं कि मुझे माफ करिएगा पर मैं खो गई थी। उसका भाई कहता है इसलिए तो मैंने कहा था कि हम दोनों को रस्सी से बांध कर रहना चाहिए। तो वो कहती है पर ये चीज काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग थी। उसका भाई कहता है इसलिए तो तुम केवल 1 ही दिन के अंदर गायब हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग सच में काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। फिर वो आगे कहती है कि आखिर ये लोग कौन है। सियोल कहती है कि मैं सियोल हूँ और ये मेरे यंग मास्टर है, और वो उससे कहता है जल्दी से नीचे आ जाओ। और चुएन सोचता है अगर ये इसका छोटा भाई है तो ये जरूर फ्यूचर में लाइटनिंग ब्लेड बनेगा जो कि मुरीम के 5 ग्रेट सोर्ड्समैन में से एक होगा। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मैं नामगोन का चुएन जो हूँ, तो मैं इसे केवल जॉन ही बोलूंगा। जिसके बाद चुएन अपने आप को फिर से जुलाई बताकर इंट्रोड्यूस करता है। ये देखकर जॉन कहता है कि तुम लोगों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, पर अचानक ही उसकी आंखें काफी ज्यादा कोल्ड हो जाती है और वो उससे कहता है पर आखिर तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो। चुएन ये देखकर काफी घबरा गया था और वो कहता है कि हम लोग बस गलती से एक दूसरे से टकरा गए थे, पर हम लोग भी यहीं पर आ रहे थे जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर एक साथ आए हैं। पर वो कहती है मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे, मैं यहाँ पर केवल चलकर आई हूँ। और सियोल भी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। जिसके बाद जॉन उससे कहता है लगता है कि जो मेरी बहन है वो गलती से तुम्हारी पार्टी के अंदर इंक्लूड कर गई। अगर ऐसा है तो तुम लोग उस रूम के अंदर रह सकते हो जो कि हम लोगों ने बुक किया है। हम लोगों ने कई सारे रूम्स को बुक किया था। चुएन कहता है कि ये ठीक है, वैसे भी हम लोग केवल वही किया है जो कि नेचुरल था। साथ ही वो सोचता है कि मुझे माफ करना, पर मैं इस पागल चुड़ैल के साथ बिल्कुल भी और इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तो मैं पूरी तरह से श्योर
श्योर हूँ कि जल्दी हमें कोई दूसरा रूम मिल जाएगा। पर तभी मोयोन उसके पास आ जाता है, जो कि उससे कहता है कि यहाँ पर आसपास कहीं पर भी और रूम अवेलेबल नहीं है। चुयन कहता है अगर ऐसा है तो हम लोग बाहर जाकर भी कैंप कर सकते हैं। पर मोयोन काफी ज्यादा परेशान था और वो कहता है कि प्लीज यंग मास्टर, हम लोग काफी लंबे समय से बाहर कैंपिंग कर बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो क्या आप सच में ये चाहते हैं कि आज भी हम लोग केवल बाहर ही सोए? और उसकी इस तरीके से दशा देखकर चुयन जॉन की बात को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद चुयन बीए के बारे में बताता है कि वो सबसे पहले केवल डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट बनी थी, जिसके बाद उसने खुद के ही क्लैन को पूरी तरह तबाह कर दिया। सबसे पहले उसने अपने भाई को मारा, फिर क्लैन हेड को, और वहाँ के जितने भी डिसाइपल थे उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इस सब के बाद उसे डिमोनिक ब्लेड एम्परर का टाइटल मिला, और उसके बाद उसका जो फेम था वो धीरे धीरे कर बढ़ता रहा। पर मैं ये सोचता हूँ कि आखिर वो उन लोगों से कितनी ज्यादा नफरत करती होगी कि उसने अपने खुद के ही क्लैन के साथ इतना ज्यादा क्रूर काम किया था। पर मुझे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लगती उसके भाई के रिलेशन के अलावा। पर मैं सबसे ज्यादा क्यूरियस उस नामगोन क्लैन की सीक्रेट टेक्निक के लिए हूँ, रूलर सोर्ड फॉर्म। मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसके छोटे भाई से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, पर ये केवल समय समय की बात है कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है और न ही किसी तरीके का टाइटल है। पर उसका भाई देखने में तो नॉर्मल था, पर क्या उसके अंदर किसी तरीके की दिक्कत है? और ये बोलकर जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकलता है तो वो जॉन को निकलता हुआ देखता है, इसलिए वो उसे ग्रीट करता है। पर वो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो उसे टकरा कर निकल जाता है। चुयन ये देख उससे माफी मांगता है, पर वो चुयन से काफी गुस्से में कहता है कि तुम्हें अपनी औकात पता होना जरूरी है। ये सुनकर चुयन काफी कंफ्यूज था और वो कहता है क्या कहा? जॉन काफी ज्यादा क्रूरली उससे कहता है कि मैं तुमसे केवल एक ही बार अच्छा हुआ था, पर देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस चीज की बिल्कुल भी औकात नहीं है। तुम्हें ये चीज अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि तुम मेरी बहन से बात करना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, और मुझे नहीं पता कि आखिर तुमने मेरी मासूम सी बहन को सेड्यूस कैसे किया है। पर अगर गलती से फिर से ऐसा कुछ होता है तो मैं तुम्हें बीच में से फाड़ डालूंगा। और उसके पीछे जो चुड़ैल बैठी हुई थी, पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले बीए वहाँ पर आ जाती है, और जो उसका पूरे का पूरा बोलने का तरीका और एटीट्यूड होता है वो पूरे से बदल जाता है। और अब वो यहाँ पर चुयन से काफी अच्छी तरीके से बात करने लगा था, और वो कहता है कि मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि मैं गूकलन के काम आ पाया और आप लोग यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से सोए थे। जिसके बाद वो बीए को खींचते हुए ले जाता है और कहता है चलो हम लोग ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। चुयन का ये सब देखने के बाद मुंह तर गया था और वो कहता है कि सारे के सारे कमीने केवल एक ही परिवार में भरे पड़े हैं। जिसके बाद अब जैसे ही चुयन बाहर निकलता है, मोयोन उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि आप अच्छे से सोए, पर वो उनसे कहता है कि उसके बारे में बात करना बंद करो। फिर वो पूछता है कि आखिर हम लोग कितनी देर में निकलेंगे? वो कहता है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल जाएंगे। ये सुनकर चुयन कहता है कि ये काफी अच्छा है कि तुम यहाँ पर नॉर्मल हो। जिसके बाद वो अंदर जाते हुए कहता है तो चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। साथ ही वो सोचता है कि जितना ज्यादा जल्दी हो सके मैं इस नानगोन फैमिली से बाहर निकलना चाहता हूँ। पर जैसे ही वो गेट खोलता है तो बीए उससे कहती है कि सुबह तुमसे हाय न बोलने के लिए माफ करना, और सियोल कहती है कि मास्टर क्या आप यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं? और वो उन दोनों से पूछता है कि हम लोगों को सच में साथ खाना खाना होगा। जिसके बाद वो सियोल के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि इसका मेरे साथ यहाँ पर खाना पूरी तरह से ठीक है, पर तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें अपने कल्ट के लोगों के पास जाकर बैठना चाहिए? पर वो कहती है कि मुझे लगा जो कि सबसे ज्यादा करीब है मुझे वहाँ बैठ जाना चाहिए। चुयन कहता है कि तुम्हारा भाई मुझे इस तरीके से घूर रहा है जैसे कि वो चाहता है कि मैं तुरंत ही यहाँ पर मारा जाऊँ। बीए कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, और जैसे ही वो अपने भाई को देखती है उसका कैरेक्टर पूरी तरह से बदल गया था, इसलिए वो कहती है देखने में तो वो बिल्कुल सही लग रहा है। और चुयन खाते हुए सोचता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही है, पर ये आखिरी बार है कि मैं टैंक वेपन एक्सिबिशन को देखने के लिए आया हूँ। इसलिए वो उठने लगा था तो वो पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैंने बहुत खा लिया, मेरा पेट भर चुका है। इसलिए वो कहता है कि मैं आज के बाद तुम लोगों से कभी नहीं मिलना चाहता, और वो बीए से कहता है कि प्लीज अच्छे से खाना और पेट भर कर खाना, जब तक जाना नहीं। बीए उसको देखकर उससे कुछ बोल नहीं पाती, पर उसकी अजीब तरीके की गंध आती है जो कि उसे काफी ज्यादा परेशान कर रही थी और इरिटेट भी। ऐसा लगता है कि वो अपने भाई की जो नेगेटिविटी है उसे सेंस कर सकती है। जैसे जॉन वहाँ पर आकर उससे कहता है कि अगर तुम हमारे साथ क्यों ना बैठ कर यहाँ पर क्यों बैठ गई थी? पर बीए काफी अच्छी तरीके से देख सकती थी कि जो उसका भाई है उसके ट्रू नेचर्स कैसे हैं, और अंदर से वो सच में कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। वो कहती है क्योंकि यहाँ पर बैठना काफी ज्यादा अच्छा था, पर वो कहता है कि अगली बार हमारे साथ बैठना। तो बीए उसे माफी मांगने लग जाती है और उठकर वहाँ से चलने लगती है, क्योंकि बाहर उसे चुयन और सियोल दिख रहा था। ये देखकर जॉन उससे कहता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो तुमने सही से खाना भी नहीं खाया। वो कहती कि मैं कैरेज में बैठने के लिए जा रही हूँ जहाँ पर मैं आराम करूंगी, पर जॉन इस चीज को साफ साफ देख रहा था कि वो चुयन के साथ जाना चाहती थी। इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है मुझे ऐसे लोगों से काफी ज्यादा नफरत है जो कि दूसरों के रिश्तों में आकर इंटरफेयर करते हैं। जिसके बाद चुयन बीए से कहता है कि मुझे माफ करना, पर आखिर तुम अभी भी मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? वो कहती कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही, असल में तुम्हारे साथ जा रही हूँ। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है अगर ऐसा ही है तो तुम हमारे साथ क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो तुम्हारे साथ वाले लोग हैं वो वहाँ पर हैं? तो तब सियोल चिल्लाते हुए कहती है कि सियोल उसे यहाँ पर लेकर आ गई। ये सुनकर चुयन चिल्लाते हुए मोयोन से कहता है कि इन दोनों को इस कैरेज से बाहर निकाल कर फेंक दो। ये सुनकर वो हंसकर कहता है कि बस थोड़ी देर में ये सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग शिनचुएन थोड़ी समय बाद पहुंचने वाले हैं।
और हमें उनके सामने काफी ज्यादा बड़ा सा शहर दिखता है। जिसके बाद हमें शिनचुएन के टैंग क्लैन के बारे में बताया जाता है कि वो ऑर्थोडॉक्स एक काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा पैसे वाला क्लैन है जिसने शिनचुएन के अंदर अपनी रूट्स सेंचुरी से जमा कर रखी हैं। जिसके बाद हमें नांगोंग क्लैन की शार्पनेस के बारे में बताया जाता है, पैंग क्लैन के विर्गो के बारे में, और यहाँ पर मोएयोन क्लैन भी है जिसकी प्रेस्टीजियस के बारे में बात की जाती है। और जो टैंग क्लैन है वो बाकी क्लैन के कंपैरिजन में बाकी ज्यादा लैक करता है, पर फिर भी वो लोग पॉइजन और स्टील की हैंडलिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। और टैंग वेपन एग्जीबिशन इसी कॉन्फिडेंस का रिजल्ट है। जिसके बाद हमें चुएन को दिखाते हैं जो कि खिड़की पर खड़ा हुआ काफी ज्यादा परेशान था और कहता है कि मेरे पास केवल 3 दिन है, 3 दिन के अंदर मुझे उस खजाने को ढूंढना है जिससे पहले कि वो एग्जीबिशन खत्म हो जाए। पर मैं ये जानता हूँ कि वो शिंजन के अंदर और वो भी जनरल एरिया के अंदर, पर फिर भी कुछ भी क्यों न कहा जाए ये काफी ज्यादा बड़ी जगह है, तो आखिर मैं उसे कहाँ पर ढूंढूंगा। अगर मैं उसे सही समय पर नहीं ढूंढ पाया तो मुझे बैगर सेक्ट के पास जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी, इसलिए जितना ज्यादा जल्दी हो सके मुझे ये सब करने की जरूरत है। पर अचानक सियोल के वहाँ पर चिल्लाने की वजह से चुएन काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है इसने तो मुझे डरा दिया, पर आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये मेरा पहली बार है कि मैं इतने ज्यादा ऊपर से इतनी कोई कमाल की चीज को देख रही हूँ, ये काफी ज्यादा कूल है। साथ ही वो प्यारी से मुस्कान देते हुए कहती कि यंग मास्टर कि ये फायरफ्लाइज यहाँ पर मूनलाइट के नीचे डांस कर रही हैं, पर चुएन उससे कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद वो आगे कहती है कि बीए ने मुझे बताया था कि यहाँ पे एक काफी ज्यादा प्यारी सी लेक भी है। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलिए हम लोग वहाँ पर साथ में चलते हैं। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो दोनों ही उस लेक के पास आ गए थे जहाँ पर चुएन कहता है कि सच में काफी ज्यादा बड़ी है जैसा कि तुमने कहा था, पर सियोल के सिर पर काफी ज्यादा बड़े घूमड़े पड़े थे। इसका मतलब समझ रहे हो ना, बेचारी को अच्छी मार पड़ी है। पर आखिर क्लैन को कितने ज्यादा बड़े फॉरेस्ट की जरूरत पड़ी होगी जिससे वो इसको यहाँ पर अंदर बना सके। पर तब इस सियोल को वहाँ पर कुछ फ्लावर्स दिखते हैं और उनके अंदर वो छुप जाती है और कहती है कि बताइए क्या सियोल कहाँ पर छुपी हुई है। सियोल काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी पर चुएन उसे घंटा भाव नहीं देता। वो कहती है कि मैं यहाँ पर केवल आपको चेयर करने के लिए आई हूँ यंग मास्टर। वो कहता है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर तुम मेरी मदद कर सको, तो इस तरीके की बातें करना बंद करो। तो वो कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आप मुझे इसके बारे में बताए तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। चुएन कहता है तो अच्छा बताओ, अगर कोई इंसान एक काफी ज्यादा वैल्यूएबल चीज को छुपा कर रखेगा वो भी इतनी ज्यादा बड़ी जगह पर, तो आखिर वो कहाँ पर छुपा सकता है। तो वो कहती है कि आखिर उन लोगों को वो छुपाने की जरूरत ही क्या है, वो लोग काफी ज्यादा मीन है। चुएन कहता है कि मैं तुमसे इमोशनल सपोर्ट के बारे में नहीं कह रहा। तभी उन दोनों को पीछे से आवाज आती है कि आखिर तुम कौन हो, यहाँ पर किसी भी आउटसाइडर का आना पूरी तरह से मना है। चुएन उसको देखकर कहता है कि टैंक क्लैन के बारे में बात चल रही थी और मैं तो इसके बारे में भूल गया था। ये एक ऐसी लड़की है जिसने अकेले शिनचुएन के अंदर 1000 से भी ज्यादा डिमोनिक मॉन्स्टर्स को आने से रोक दिया था। वो फिर से उन लोगों से कहती है कि आखिर तुम लोग कौन हो, और इसके बारे में बताया जाता है कि ये पॉइजन क्वीन टैंग सोयोल है। और चुएन कहता है कि वो औरत जिसको मैंने अपनी पास्ट लाइफ में जान से मार डाला था। जिसके बाद हमें उसके पास का वही सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो लड़की कई सारे स्केलेटन्स के बीच में बैठी हुई थी। ये सीन हमने पहले भी देखा था कि एक लड़की वहाँ पर बैठी हुई थी और चुएन वहाँ पर आ जाता है। उसके पैरों की आवाज से वो लड़की बिल्कुल भी नहीं डरती और चुएन कहता है क्या पूरा हुआ। उस लड़की की आंखें चुएन ने पहले ही फोड़ दी थी, इसलिए वो उसको देख नहीं पा रही थी। वो कहती है इसका मतलब क्या तुम हो। चुएन कहता है कि तुम्हारे जितने भी लोग थे वो सभी उनके डिसेंडेंट के पास काफी लंबे समय पहले ही पहुंच चुके हैं, पर आखिर तुम यहाँ पर बैठकर क्या सोच रही हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर रहकर इस जगह की रक्षा कर सकती हो। पर वो कहती है कि कुछ भी यहाँ पर नहीं बदला है। चुएन कहता है तो आखिर फिर क्या वजह है। तो वो कहती है आखिर क्या वजह है कि तुम यहाँ पर आए हो। ये सुनकर वो उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर ये किस तरीके का बेवकूफ सा सवाल है, तुम्हारी जिंदगी को खत्म करने के लिए और क्या। उसका गला दर्द करने लगा था पर चुएन से वो माफी मांगती है। ये देखकर वो कहता है कि एक डिमोनिक ह्यूमन से माफी मांग रही हो, क्या सच में तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है पॉइजन क्वीन। वो कहती है अब मुझे यकीन हो चुका है कि जो मेरी सैनिटी है वो पूरी तरह तबाह हो चुकी है, पर फिर भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो केवल मेरी आंखों के खोने के बाद ही मैं देख पाई हूँ, इसलिए मैं इस चीज को अब जाने देती हूँ। चुएन कहता है कि आखिर ये किस तरीके की बकवास है जो कि तुम यहाँ पर कह रही हो। वो कहती है मैं मानती हूँ कि मैं काफी ज्यादा सेल्फिश हूँ, पर हमें दिखाते हैं कि चुएन उसके गले को दबाकर उसे यहाँ पर मार देता है। जिसके बाद चुएन वहाँ से जाने लगा था पर उसको मारने की वजह से उसे काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर होयोल उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहती कि अगर तुम लोग मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। और इस तरीके से उसे चिल्लाता हुआ देखकर चुएन सोचता है लगता है कि अभी भी इसकी जो पॉइजन है वो अपने पीक पर है। पर तभी बीए उसके पास आ जाती है जो कि उसके कान में सारी सिचुएशन बताती है। ये सुनकर वो शांत हो गई थी और कहती कि अगर तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। बीए कहती है कि तुमने इससे पहले मुझसे पूछा ही नहीं। जिसके बाद सियोन उससे माफी मांगती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा कि फैमिली गेस्ट के ऊपर मैं इस तरीके से चिल्लाकर बोल रही थी। पर चुएन उसे भी यहाँ पर केवल अपने जुलाई वाला नाम बताता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं भी सरप्राइज हो गया था इसलिए तुम्हें जवाब नहीं दे पाया। पर फिर से जो उसका पॉइजन होता है वो अपनी पीक पर चला जाता है और वो चियोन से कहती है कि आखिर क्या वजह थी कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। जो लोग हमारे क्लैन के मेंबर नहीं है वो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। तो वो कहता है कि बीए भी तो एक आउटसाइडर है।
तो वो कहती है कि पर वो यहाँ की है, इसी वजह से उसे अलाव है, इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। चुयन ये देखकर सोचता है, ऐसा लगता है कि वो यही चाहती है कि हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाए, इसलिए लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो कहता है कि ठीक है, हम लोग हमारे रास्ते जा रहे हैं। और अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद सोयोन बीए से कहती है कि ये गूकलेन का आदमी सच में काफी ज्यादा रूड था, पर वो कहती है कि आखिर तुम उसके ऊपर इतनी ज्यादा बुरी तरीके से क्यों चिल्ला रही थी। सोयोन कहते हैं कि मुझे वो लोग काफी ज्यादा पसंद नहीं है जो कि उनकी गलती की पॉइंट करने के बाद भी उनसे माफी नहीं मांगते, और जो गुड लुक्स होते हैं वो सारी चीजें नहीं होती। मुझे उन लोगों से काफी ज्यादा नफरत है जो कि उनके केवल थोड़े से हैंडसम होने की वजह से काफी ज्यादा रूड होते हैं। पर ये बोलने के थोड़ी देर के बाद उसे समझ में आता है कि आखिर उसने क्या बोला है, इसलिए वो अपने आप को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है कि मेरा मतलब जो हैंडसम होते हैं। फिर वो कुछ भी नहीं बोल पाती। पर बी ये सुनकर काफी कंफ्यूज थी और वो चुयन के बारे में सोचती है क्या वो सच में हैंडसम है, उसे ऐसा नहीं लगता। जिसके बाद सियोन वहाँ से जाते हुए कहती है क्या तुम्हें पता है कि वो लोग जो घर में रहते हैं भले वो थोड़े से अगले भी हों तो भी वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, और बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाते हैं कि 10 क्लैन के अंदर जैसे ही चुयन उठता है वो कहता है कि जो एग्जीबिशन है वो कल है, तो मुझे अपने फ्री टाइम के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए जाना चाहिए। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो बीए और उसका छोटा भाई दोनों ही वहीं पर खड़े हुए थे। ये देखकर वो परेशान होते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। बीए कहती है कि खाना खाना। ये सुनकर वो कहता है कि आखिर तुम्हारा खाने से क्या मतलब है। जॉन उससे कहता है कि असल में 10 क्लैन ने हम लोगों को खाने के लिए इन्वाइट किया है, तो मेरी बहन को लगा कि तुम्हें भी इन्वाइट करना चाहिए, इसलिए मैं उसके साथ आ गया। चुयन कहता है कि मैं तुम्हारे ऑफर के लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, पर असल में जो मेरी पर्सनैलिटी है वो काफी ज्यादा शाय है, इसलिए मैं काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं रहूंगा। साथ ही वो सोचता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस मैसेज को समझो और यहाँ से दफा हो जाओ। बी ये थोड़ी सी कंफ्यूज थी, पर जॉन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो। उसने चुयन का हाथ काफी टाइट पकड़ा हुआ था और वो गुस्से में कहता है कि प्लीज हमारे साथ आओ, पर अंदर से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी। ये देखकर चुयन को भी अब गुस्सा आने लगी थी और वो कहता है कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, कि ये सच में मुझे यहाँ पर डरा रहा है। इसलिए वो भी अब थोड़ी सी गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम सच में ऐसा ही चाहते हो। अब उसकी एनर्जी सेंस करने के बाद जॉन काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे पता चल गया था कि असल में एक रियल डील है जो कि अब तक ऐसे छुप कर बैठा हुआ है। जिसके बाद चुयन को ऐसा लगता है कि उसने कुछ जरा से ज्यादा ही कर दिया, इसलिए वो लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम लोगों के इनविटेशन को इस तरीके से रिफ्यूज नहीं करना चाहिए था, और वो जॉन के गले में हाथ डालकर आगे बढ़ना चालू कर देता है। साथ ही वो जॉन को टीज करते हुए उससे कहता है कि कमीने मुस्कुराना चालू रखो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी प्यारी सी बहन हम लोगों को देख रही है। ये देखकर जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि अब वो यहाँ पर खुद ही परेशान होने लग गया था। अब जैसे ही वो लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं तो वहाँ पर जितना भी खाना होता है वो सभी काफी ज्यादा लालम लाल था। ये देखकर चुयन कहता है कि मुझे पता था कि शिनचुएन के लोग काफी ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, पर यहाँ पर रखा हुआ हर एक खाना काफी ज्यादा तीखा है, तो आखिर ये लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आखिर मैं यहाँ पर क्या खाऊंगा। वो लोग कहते हैं कि ये काफी ज्यादा फैंसी नहीं है, पर आप लोग इस चीज को एंजॉय करिएगा। वो सोचता है क्या इसको एंजॉय करना। जिसके बाद चुयन सोचता है कि शायद जो डम्पलिंग्स है वो थोड़ी सी हल्की हो सकती है, पर ये बाकी सबसे ज्यादा लाल है। पर जैसे वो एक डम्पलिंग को उठाकर अपने मुंह में रखने वाला होता है वो सोयोन को देखता है कि वो काफी अजीब तरीके से उसको घूर कर देख रही थी। वो कंफ्यूज था कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो उसकी प्रीवियस लाइफ में भी इसी तरीके से अजीब सलों को हमेशा देती रहती थी, पर मैं हर बार वहाँ से भाग जाया करता था। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इस बार भी उसको इस तरीके से इंडोर करने की जरूरत पड़ेगी। पर जैसे ही वो उस डम्पलिंग को खाता है उसे पता चलता है कि वो तो काफी ज्यादा गर्म था और काफी ज्यादा मिर्ची से भरा था। इसकी वजह से बेचारे का मुंह जल जाता है और वो चिल्लाना चालू कर देता है। सोयोन ये देखकर काफी घबरा गई थी और वो कहता है कि मेरा मतलब ये था कि ये बस थोड़ा सा स्पाइसी है। पर तभी उसकी तरफ पानी का एक ग्लास आता है जिसका शुक्रिया करते हुए वो उसे ले लेता है और पीने के बाद उसकी प्लेट में एक डिश आकर रखा जाती है। बीए कहती है कि इसे खाओ, ये ज्यादा तीखी नहीं है। अब ये देखकर हमारे चुयन भी काफी ज्यादा सख्त लौंडा है, पर वो यहाँ पर पिघल गया। वो उसे कहता है कि अगर तुम इतना ज्यादा कैजुअल एक्ट क्यों कर रही हो। वो उसे माफी मांगती है, पर जो टेबल की दूसरी तरफ होती है वहाँ पर तो आग लगी हुई थी, उसने तो खाना भी नहीं खाया। उसके बाद भी उसके भड़कते हुए मलबे बेचारी चॉपस्टिक को तोड़ देते हैं। वो काफी ज्यादा गुस्से में था, पर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पर तभी 10 क्लैन के हेड ये देखकर चॉपस्टिक के बारे में कहते हैं लगता है कि वो डिफेक्टिव होगी, पर जॉन कहता है कि मैं चॉपस्टिक को काफी ज्यादा फोर्सफुली इस्तेमाल कर रहा था, शायद इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और चुयन देखता है जो सोयोल थी वो भी उसके साइड में आकर बैठ गई थी। वो कुछ भी नहीं कहती, पर वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी और चुयन काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर वो उसके साइड में क्या कर रही है। चुयन कहता है कि यहाँ पर कुछ है जो कि तुम उसे कहना चाहती हो। वो चिल्लाते हुए कहती कि हाँ नहीं, मेरा मतलब नहीं। चुयन कहता है लगता है कि कुछ ऐसा है जो कि तुम बोलना ही चाहती हो। तो वो काफी ज्यादा शर्माते हुए चुयन से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो कि तुम्हें पसंद आई है।
पर तभी जॉन उन लोगों से पूछता है कि यहाँ पर कहीं आसपास कोई ट्रेनिंग ग्राउंड है, तो उसे बताया जाता है कि यहाँ पर एक ट्रेनिंग एग्जीबिशन एरिया है जो कि उसे पिछले साल भी दिखाया गया था, पर वो लोग उसे मेंटेन कर रखते हैं भले ही उसे इस्तेमाल न किया जाए। पर जॉन कहता है कि मैं वहाँ पर जाना चाहूंगा क्योंकि देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने काफी अच्छी तरीके से बात करी है, तो चलो नीचे चलकर देखते हैं कि आखिर क्या होता है। चुयन ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज था और कहता है कि आखिर ये क्या सोच रहा है। अब वो लोग नीचे ट्रेनिंग एरिया के अंदर आ जाते हैं जो कि देखने में सच में काफी ज्यादा बड़ा था। जो योग बताता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्हें ऐसा लगता था कि जितनी कोई बड़ी चीज होगी वो उतनी ज्यादा अच्छी है, पर अगर मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा नहीं लगता। जॉन कहता है कि जरूर इसके पीछे काफी ज्यादा गहरी मीनिंग होगी। जोयल कहता है कि सोयल इसका इस्तेमाल करती थी और मुझे हराने की कोशिश करती थी, पर अब वो काफी बड़ी हो गई है तो वो बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहती। ये सुनकर सोयल चिल्लाना चालू कर देती है और चुयन की तरफ देखती है कि शायद वो इसके बारे में कोई रिएक्ट करेगा, और वो सोचता है कि ये काफी अच्छा है कि मेरे पास इसकी जैसी कोई बहन नहीं है। जिसके बाद जोयक उन लोगों से कहता है कि हम लोगों ने खाना खाया है तो हम लोग थोड़ा सा घूमते हैं जिससे वो डाइजेस्ट हो जाए। वो कहता है कि डाइजेस्ट, पर मुझे और नहीं खाना। तभी जॉन चोयन से कहता है कि आखिर तुम्हें सुनकर कैसा लगा, चलो आओ मुझसे लड़ाई करो। चोयन कहता है कि मुझे लगा ही था, इसका चेहरा ये देखकर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये मुझसे लड़ने के लिए कितना ज्यादा उतारू है, पर क्या इसे ऐसा लगता है कि मैं सच में इसके प्लान के अंदर फंसने वाला हूँ। इसलिए वो हार मानते हुए कहता है मेरे जैसे एक थर्ड ग्रेड फाइटर क्या तुम्हारे जैसे किसी लैटिन ड्रैगन से लड़ेगा, प्लीज मुझे माफ करो। पर तभी सोयल चिल्लाते हुए कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोनों के अंदर काफी ज्यादा एज और स्किल का डिफरेंस है, अगर इसके चेहरे को किसी तरह की चोट लगी तो आखिर तुम क्या करोगे। ये देखकर चुयन को काफी गुस्सा आता है, पर जॉन उससे कहता है कि ठीक है, हर लोगों में से कोई भी अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करेगा, ये बस बिल्कुल एक मेंटोर की मैच की तरह हो सकता है, तो आखिर सुनने में तुम्हें कैसा लग रहा है, तो बताओ क्या तुम इसके लिए तैयार हो। और ये कहकर वो चुयन को टॉन्ट कर रहा था। ये सुनकर चुयन को काफी गुस्सा आने लगा था और वो कहता है कि मेंटोर और इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल न करना, लगता है कि अब इस गाय को थोड़ा सा मजा सिखाना पड़ेगा, इसलिए वो कहता है कि तुम इस चीज को हैंडल कर सकते हो। ये सुनकर जॉन थोड़ा सा कंफ्यूज था, तो चुयन उससे कहता है क्या सच में तुम्हारे स्किल्स इतने ज्यादा अच्छे हैं कि तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो। जो योग ये सुनकर थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसे कुछ जरूरत से ज्यादा ही रूडली तरीके से फ्रेज कर रहे हो, याद रखो कि ये तुम्हारा सीनियर है। पर वो उससे कहता है कि ठीक है, इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो चलो देखते हैं कि अगर तुम कितने ज्यादा ग्रेट हो। और ये बोलकर वो चुयन को एक काफी ज्यादा डेडली गेज देने लगता है। अब वो दोनों ही एरिना में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। जॉन कहता है कि मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, पर चुयन उससे कहता है कि मैं तुम्हें पहले अटैक करने का मौका देता हूँ, तो चलो आ जाओ। ये सुनकर वो काफी गुस्से के साथ कहता है कि मैं इस चीज से तुम्हें निकलने नहीं दूंगा, और वो तलवार के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं पहले स्ट्राइक कर रहा हूँ। पर उसकी इस तरीके की स्पीड को देखकर चुयन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और जैसे वो अटैक करता है चुयन काफी ज्यादा आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर जॉन जल्दी से घूमते हुए अपनी तलवार से फिर से उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है, पर चुयन काफी आसानी से इस अटैक को भी यहाँ डॉज कर लेता है और सोचता है कि इसकी जो दोनों अटैक थे वो केवल शो के लिए थे, अब जो इसका लास्ट अटैक होगा वो है जो एक रियल डील है। और सोयल उन दोनों को इस तरीके से एरेना के अंदर लड़ता हुआ देख रही थी, वो थोड़ी सी परेशान होती है। जिसके बाद हमें सोयल के बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है कि वो बचपन से ही बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग हुआ करती थी, जहाँ पर बाकी बच्चे छोटे छोटे पिल्लों के साथ जैसे कि कुत्ते बिल्ली होते हैं उनके साथ खेला करते थे, पर वो काफी ज्यादा बड़े बड़े बीस्ट और बुल्स के साथ खेलने में काफी ज्यादा एंजॉय करती थी। उनकी दिल दहला देने वाली आंखें और उनके काफी ज्यादा चमकते और पहने दांत, ऐसे बीस्ट जो कि अल्फा प्रेडेटर्स होते हैं, उनके अंदर का वो ऑरा जिसकी वजह से उनके पास कोई भी नहीं जा सकता, वो उसे खो देते हैं। ऐसी ताकत जो कि बाकी जानवरों से उन्हें काफी ज्यादा अलग बनाती है, वो उसके पास काफी ज्यादा आया करते थे। और इस सब के पर्टिकुलरली चलने की वजह से उस छोटी सी लड़की को अपने प्यार को ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और वो अपने भेड़िया से बात करते हुए कहती है कि मैं तो ये सोचती हूँ कि सच में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि काश कोई इस बार टैंक वेपन एग्जीबिशन के अंदर आए जिससे मुझे प्यार हो जाए। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि बाकी दूसरी लड़कियां अगर शक्ल देकर प्यार कैसे कर लेती हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि तुम्हारे जैसा दिखता होगा। पर तभी आखिरकार वो उससे मिल जाती है, वो प्यार जिसको वो अपनी सारी जिंदगी ढूंढ रही थी, जिसका उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और उसकी नजरों के सामने चुयंग आ जाता है। उसको देखते से ही सोयल को काफी ज्यादा अजीब सा लगने लगा था, और वो कहती कि आखिर ये क्या हो रहा है, मेरा दिल काफी ज्यादा जोर जोर से क्यों धड़क रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब केवल सुबह सुबह की ठंडी हवा की वजह से ही हो रहा है, पर ये केवल कल तक दूसरे क्लैंस के अगली हाइस की तरह ही लग रहा था। पर आखिर अचानक से ये क्या हुआ, और हमें उसकी नजरों से दिखाते हैं कि चुयन के आसपास काफी ज्यादा रोशनी घूम रही थी। वो कहती कि इसकी आंखें कितनी ज्यादा कूल हैं, ये काफी ज्यादा तीखा खाना भी नहीं खा पाता, ये कितना ज्यादा कूल है, यहाँ तक ये पानी भी पीता है तो भी काफी ज्यादा क्यूट लगता है। पर चुयन
चुयन को ये चीज काफी अजीब लगती है क्योंकि वो उसे केवल ताड़े जा रही थी। इसलिए वो सोचती है कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं उसके ऊपर चढ़ती चली जा रही हूँ, आखिर मेरा दिल क्यों नहीं रुक रहा। इसलिए जब चुयन कहता है कि कुछ ऐसा है जो कि तुम मुझसे कहना चाहती हो, वो असल में वहाँ पर अपने आप को कन्फेस करना चाहती थी। वो कहती है कि सच में यही होती है फीलिंग ऑफ लव, अगर ऐसा है तो मुझे अपना अगला स्टेप लेना ही होगा। इसलिए वो चुयन से कुछ कह पाती उससे ही पहले उसका जो सपना होता है वो टूट जाता है और पता चलता है कि वो लकड़ी की तलवार जमीन में गड़ी हुई थी। बेया ये देखकर थोड़ी सी परेशान थी और वो निराश होकर नीचे देखना चालू कर देती है। पर सोयोल इसकी वजह से पहले से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी क्योंकि चुयन ने काफी ज्यादा आसानी से जॉन की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए थे और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। जॉन ये देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज था और चुयन की भी शक्ल ऐसी लग रही थी कि वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो, और जो सोयोल होती है वो तो खुद ही जमीन पर बैठ जाती है। ऐसा लग रहा था कि चुयन की हॉटनेस उससे अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। जॉन काफी कंफ्यूज सोचता है कि आखिर मेरी तलवार क्यों टूट गई। मुझे पता है कि जो मेरे पहले 2 अटैक्स थे उनके ऊपर ये काफी ज्यादा मजाक तरीके से उनके ऊपर रिएक्ट कर रहा था, पर आखिरी बार तो मैंने पूरी ताकत लगा दी थी। फिर चुयन उससे आगे कहता है कि जो लोग जीनियस कहलाते हैं उन्हें एक अजीब तरीके की हैबिट होती है कि वो लड़ाई के बीच में भी दिन में सपने देखा करते हैं, पर अगर सोचो कि ये एक रियल बैटल होती तो अब तक तुम इन 3 मूव्स के अंदर मारे जा चुके होते, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। और ये कहकर वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। जॉन ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था और जैसे चुयन का अटैक वहाँ पर टकराता है वो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए तेजी से पीछे की तरफ भाग कर आ गया था, पर वो काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि ये कमीना यहाँ पर बिना किसी तलवार के अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक कर रहा है। पर तभी जॉन उससे कहता है कि अपने पीछे देखो। जॉन ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो कहता है कि वहाँ से एक नई तलवार ले लो, तुमने मुझसे कहा था ना कि ये एक मेंटोर मैच है, तो चलो मुझे कुछ सिखाओ। पर ये सुनने के बाद उसे और भी ज्यादा खुन्नस महसूस होने लगी थी और चुयन ठहाके लगाकर हंसते हुए कहता है या फिर वो मैं रहूंगा जो कि यहाँ पर तुम्हें कुछ सिखाएगा क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर सूट में हूँ। पर तभी चुयन नोटिस करता है कि जॉन काफी ज्यादा गुस्से में अब अपनी इंटेलिजेंट एनर्जी को इस्तेमाल करने लगा था और जैसे ही वो अटैक उसके काफी ज्यादा करीब आता है चुयन उसे बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। ये देखकर वो गुस्से में कहता है कि ये कमीना यहाँ पर इंटेलिजेंट एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है, अब मुझे काफी गुस्सा आने लगा है, और वो भी अब अपनी इंटेलिजेंट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए मुक्के को बनाता है। पर तभी वो देखता है कि जॉन ने अपने सामने कई सारे लाइटनिंग स्ट्राइक्स को लगाकर रखा हुआ है, पर वो सारी की सारी लाइटनिंग बीम्स जो कि वो बनाकर रखे हुए था अचानक ही वो सारी की सारी शैटर हो जाती हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज था और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या सच में इसके जैसा कोई बेकार सा चूहा मुझसे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है। जिसके बाद च्योन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ जरूरत से ज्यादा ही सिखा दिया है, क्यों मैंने सही कहा ना। पर वो अपने पैर को घुमाता है और उसके पैरों के बीच में दे मारता है। ये देखने के बाद चुयन की लात जॉन के पैरों के बीच में है। सभी लोगों की आंख फटी की फटी रह जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और बहुत ज्यादा शौक भी, और यहाँ तक जॉन भी काफी ज्यादा हैरान था। और हम एक छोटा सा एनिमेशन दिखाते हैं जहाँ पर दीवार को तोड़ते हुए एक छोटी सी मुर्गी होती है जो कि बाहर आ गई थी। इसका मतलब समझ सकते हो कि बेचारे के अंडे फूट चुके हैं। वो अपने अंडों को पकड़कर जमीन पर बैठ गया था और रोना चालू कर देता है, पर चुयन उसके पास आकर उसे कहता है क्या गलती से मैंने उन्हें तोड़ तो नहीं दिया, और ये कहकर वो जॉन की बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती कर देता है।